नहा धो के आता हूँ। बारिश हो कहाँ रही है? अच्छा, तो संडे की वजह से संख्या ऐसी है। चलो मॉडर्न हिस्ट्री आज से आरंभ करना है। बेसिकली है जो टॉपिक अभी आप लोगों ने पढ़े थे वो टॉपिक कहीं ना कहीं मॉडर्न हिस्ट्री का थोड़ा सा आगे का पोर्शन हम लोग ने पढ़ लिया था, ठीक है, क्योंकि आदेश अनुसार ऐसा करना पड़ा था। लेकिन आज जो है बेसिकली जहाँ से स्टार्ट होता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस, वहीं से हम लोग इसकी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस की चर्चा करने से पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको बता दिए जाए कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है, और मॉडर्न हिस्ट्री जब आप लोग तैयार करो तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, कहाँ काम आने वाली है, किस तरीके से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना। तो देखिए बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री की जब भी बात की जाती है तो मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पहलू माना जाता है, चाहे वो प्रीलिम्स के एग्जाम हो, चाहे वो मेंस के एग्जाम हो, या फिर इंटरव्यू का पार्ट, ठीक है। हाँ, कल मैंने आपको बताया भी था कि यूपीएससी 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करता है, बार बार वो किसी ना किसी फॉर्म में पूछ ही लेता है, और वो तीनों टॉपिक कहीं ना कहीं किससे रिलेट कर रहे थे, मॉडर्न हिस्ट्री से ही रिलेट कर रहे थे। कुछ सालों में अगर हम देखें 2-3 सालों में मॉडर्न हिस्ट्री का रेशियो गिरा जरूर है। इसका मतलब ये नहीं है कि मॉडर्न हिस्ट्री का वजूद खत्म हो गया, एकदम नहीं, वो उठेगा, फिर से आएगा मॉडर्न हिस्ट्री, उस तरीके से फिर से पूछा जाएगा। तो अभी भले से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, लेकिन हो सकता है अगले साल या उसके अगले साल से इसके अंदर फिर से क्वेश्चंस के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो लगातार बढ़ जाए, कोई पता नहीं है। लेकिन हाँ, मेंस में तो सिर्फ और सिर्फ आपको मॉडर्न हिस्ट्री का ही काम मिल जाता है, वहाँ पे एंशिएंट मेडिवल आपके काम नहीं आती। एंशिएंट मेडिवल मेंस में ना तो सिलेबस के अंदर है, ना ही किसी काम की है। हाँ, वो है काम की अगर कल्चर के फॉर्म में आप पढ़ोगे, अगर कला एवं संस्कृति एंशिएंट और मेडिवल की पढ़ोगे तब वो काम की, अदरवाइज आपका काम सिर्फ रह जाता है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस जो इतना इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, इस सब को एक ब्रीफ फॉर्म में हमको कवर करना है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि यूपीएससी या फिर कोई भी आयोग आपसे ये नहीं कहता कि आप इसके अंदर महान बनिए, ठीक है। वो सिर्फ ये कहता है कि बेसिक नॉलेज आपको इस सब्जेक्ट की होनी चाहिए, उतनी होनी चाहिए जितनी आपके काम की है और देश में वो सहयोग कर सके, सिर्फ उतना सिलेबस आपका पार्ट होना चाहिए। तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस प्रीलिम्स में भले से 2-4 क्वेश्चन की बात हम लोग कर लें, लेकिन ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन सिर्फ यूपीएससी में है। अभी भी अगर पीसीएस की बात करोगे तो पीसीएस में अभी भी वो 10 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन प्रीलिम्स में मॉडर्न हिस्ट्री से पूछ लेता है। अगर 15 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं टोटल, तो 10 से 12 अभी भी मॉडर्न हिस्ट्री से आ रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। मेंस की बात करें तो मेंस के अंदर जो आपका पेपर होता है कौन सा, GS1, ठीक है। तो GS1 के अंदर ये लोग जो हिस्ट्री का सिलेबस दिए हुए हैं, उस हिस्ट्री के सिलेबस में हिस्ट्री में अगर कुछ लिखा हुआ है तो मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री लिखा हुआ है ना, या आर्ट एंड कल्चर का थोड़ा बहुत क्वेश्चन वहाँ पे दिया हुआ है। तो मॉडर्न हिस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है। इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अगर देखा जाए तो एक सब्जेक्ट ही काफी भारी है, आपको कहीं ना कहीं परसेंटाइल दिलाने के लिए उतना कि आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें, ठीक है। इसके बाद कौन सी सोर्सेज आपको यहाँ पे पढ़नी है, अगर हम लोग बात करें कि कौन सी सोर्सेज आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पढ़नी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नो डाउट एनसीईआरटी के साथ जाया जाता है। अगर आपने कभी भी इसके बारे में मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप शुरुआत कहाँ से करेंगे, एनसीईआरटी से। और एनसीईआरटी की भी बेसिक किताबों से शुरुआत करेंगे, मतलब 6 से लेकर 12th तक की आपको एनसीईआरटी की स्टडी करनी है। ये मैं तब बता रहा हूँ जब आपने कभी अपने जीवन में हिस्ट्री का सिलेबस देखा ही नहीं और पढ़ा ही नहीं, मतलब आपका बैकग्राउंड या तो टेक्निकल रह गया है, या साइंस रह गया है, या कॉमर्स हो गया है, तो आपने ये सब सब्जेक्ट नहीं पढ़े होंगे, है ना। तो अगर आपने आर्ट साइड से पढ़ा है, आपने इतिहास की थोड़ी बहुत भी नॉलेज ले रखी है, तो आपके लिए फिर ये एनसीईआरटी 6 से 12 तक नहीं, फिर आप 9 से 12 तक भी इसको पढ़ सकते हो, या फिर अगर आप थोड़ा सा और कमांड रखते हो तो 11 और 12 भी सिर्फ पढ़ सकते हो, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं एनसीईआरटी पढ़ना, वो आपके ऊपर है, आपकी नॉलेज के ऊपर, आपने बैकग्राउंड में अपने क्या कवर कर रखा है, ठीक है। तो एनसीईआरटी उस बेसिस पे पढ़ी जाती है। उसके बाद जो सेकंड पोर्शन की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड पोर्शन अगर इसके अंदर आपको कुछ पढ़ना है तो वो है स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम की एक किताब आती है राजीव अहिर के नाम से,
ठीक है। राजीव अय्यर इसके राइटर हैं, उन्होंने इस किताब को लिखा है, स्पेक्ट्रम की किताब है, दिन ब दिन मोटी होती चली जा रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप नई ही खरीदो, नया एडिशन ही खरीदो, कोई ज़रूरत नहीं है। पुराना एडिशन भी आपके पास में है, 5-6 साल पुराना भी एडिशन आपके पास में है, वो भी वर्क करेगा, ठीक है। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री या फिर इतिहास ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिनमें दिन प्रतिदिन घटनाओं को ऐड किया जा सके, तो वो इतिहास की किताब आपके पुराने में भी काम करेगी। तो राजीव अय्यर ये किताब है, ये स्टैंडर्ड किताब है, ये उन बच्चों को पढ़नी चाहिए जिन बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ रखी या फिर क्लास में एक बार सिलेबस खत्म कर रखा है, उनके लिए ये किताब उपयोगी है। अदरवाइज आप लोग कैसे पढ़ोगे कि मैं जो क्लास के अंदर पढ़ा रहा हूँ उसके साथ साथ में अपनी एनसीईआरटी पढ़ते चलो, ठीक है, साथ साथ में अपनी एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी पढ़ने का भी ये तरीका है कि जो टॉपिक में पढ़ा दूं उसी टॉपिक को जाके एनसीईआरटी में पढ़ लो जाके, ठीक है। या जिनको राजीव अय्यर पढ़ना है वो राजीव अय्यर से जाके उसी टॉपिक को पढ़ लें जिस टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही पढ़ाई करनी है, इससे आपके ऊपर बर्डन भी नहीं होगा, बोझ भी नहीं आएगा और चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर होती चली जाएगी, है ना। तो इस हिसाब से हिस्ट्री के सिलेबस को पढ़ना है। हिस्ट्री के सिलेबस की जब बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है कि भारत की स्थिति, इंडिया एट द ईव ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोला जाता है इंडिया एट द ईव ऑफ ब्रिटिश रूल। मतलब इसका है कि भारत जब ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत के ऊपर अपना अधिकार किया था तो उस समय भारत की स्थिति क्या थी। तो पहला टॉपिक आपसे भारत की स्थिति के ऊपर चर्चा करने की बात कर रहा है। भारतीय स्थिति क्या है उस समय जिस समय ब्रिटिश ने हमारे ऊपर रूल करना स्टार्ट किया। तो पहला टॉपिक हमें यही कवर करना है इसके अंदर, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। सेकंड टॉपिक इसके अंदर आ जाता है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ठीक है। भारत के अंदर यूरोपियों का आगमन, ये सेकंड टॉपिक आ जाता है। यूरोपियों के आगमन की बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जैसा कि मैंने आपको थोड़ा इसका हिंट या फिर क्लास ले रखा था पहले, इसके बारे में थोड़ा बहुत बता रखा था, ठीक है। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, उसके बाद में एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हो गया। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के बाद में भारत के अंदर यूरोपीय शक्तियां आ चुकी, पुर्तगाली आ गए, डच आ गए, फ्रांसीसी आ गए और डेन्स आ गए, ये सारी की सारी शक्तियां आ चुकी हैं। अब ये शक्तियां जब भारत के एक साम्राज्य के अंदर रहना शुरू करेंगी तो इनके अंदर क्या होंगे, आपसी स्ट्रगल होंगे, बहुत सारे आपस में इनमें युद्ध होंगे, लड़ाइयां होंगी। और वो लड़ाइयां अब हमको पढ़नी है कि लास्ट में कौन अंतिम पावर बचेगा इन सब लड़ाइयों के बाद में, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे स्ट्रगल अमंग यूरोपियंस, ठीक है, स्ट्रगल अमंग यूरोपियंस। तो यूरोपियों के साथ में मतलब यूरोपीय शक्तियों के आपस में क्या स्ट्रगल रहे होंगे। जैसे हम लोग कर्नाटिक वॉर पढ़ते हैं, ठीक है, कर्नाटका के बहुत सारे युद्ध हुए जिसको अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच के युद्ध बताए गए हैं, तो वो उन युद्धों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ पे यूरोपियंस के साथ में युद्ध और साथ साथ में इंडियन पावर्स के साथ में भी युद्ध दिखाई देंगे। मतलब अगर ब्रिटिश ने सारी पावर्स को भारत में हरा दिया, पुर्तगालियों को हरा दिया, डच को हरा दिया, डेन्स को हरा दिया, फ्रांसीसियों को हरा दिया, तो फिर उनके सामने अब सामने कौन खड़ा हुआ है जिसको वो हटा के भारतीय साम्राज्य पे रूल कर सके, तो वो इंडियन पावर्स ही तो है। इंडियन पावर्स में जैसे बंगाल हो गया, है ना, जैसे मैसूर हो गया, जिस तरीके से अवध हो गया, हैदराबाद हो गया, पंजाब हो गया या मराठा हो गया, ये सब छोटी छोटी शक्तियों को किस तरीके से बाद में अंग्रेजों ने हराया, या फिर एक शक्ति और मुगल को भी हरा के कैसे साम्राज्य अपना स्थापित किया, उस साम्राज्य की भी बात यहाँ पे की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इन टॉपिक्स को कवर करके इसके बाद में हम लोग जब ये देखेंगे कि ये लगभग सारे टॉपिक्स वॉर्स और सब खत्म हो गए, तो हम लोग आएंगे फिर उसके बाद में 1857 का रिवॉल्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो रिवॉल्ट ये जो टॉपिक है आपका, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कौन सा टॉपिक है, 4th टॉपिक है सिलेबस का, ठीक है। इससे पहले के ये 3 टॉपिक है जो भी हम लोग को कवर करने बाकी है। हमने अभी शुरुआत कहाँ से कर दी थी, यहाँ से कर दी थी, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग को बात कर दी, ठीक। इसके बाद में 5th टॉपिक जो है आपका, 5th टॉपिक में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स आ गए, ठीक है। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म या सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, इनकी चर्चा अभी चली रही है क्लास में, लगभग हो चुका है, एंड ही हो चुका है, ठीक है। लास्ट के 2-3 और आंदोलन बचे, वो आंदोलन भी लगभग कल से शुरू हो जाएंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे। तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स यहाँ पे चलेगा, ठीक है। इसके बाद में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के बाद में भारत के अंदर राष्ट्रवाद का उदय हो गया, ठीक
ठीक है। राष्ट्रवाद का उदय हो गया था, वो 1857 के विद्रोह में हमने देख लिया था। पहले राष्ट्रवाद वाली जैसी कोई भी चीज भारत के अंदर नहीं थी, लेकिन अब क्या हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हो गया। उस राष्ट्रवाद के उदय को हमको किसमें पढ़ना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब 1885 के अंदर आईएनसी या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। उस स्थापना को हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बाद से भारत के अंदर कुछ फेजेस शुरू हो जाते हैं, जिसको फेज 1 और फेज 2 में हम लोग एक करके पढ़ेंगे। ये फेज 1 या फेज 2 का कार्यकाल है, इसको हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे। मतलब फेज 1 को अगर बोला जाता है तो बोला जाता है 1885 से लेकर 1907 तक का कार्यकाल, ठीक है। 1885 से 1907 तक का कार्यकाल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर 2 दलों का बंटवारा हो गया था। इन दलों में एक उदारवादी दल था और एक क्रांतिकारी दल, आप जिसको कह सकते हो कहीं ना कहीं उग्रवादी दल जिसको कहते हैं। तो 2 सोच के लोग थे। उन सोच के लोगों में जो पहला उदारवादी दल था वो 1885 से 1907 के सिलेबस में पढ़ना है आपको, ठीक है। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया, कांग्रेस बट गया 2 पार्ट में, और कांग्रेस जब बटा तो उसके बाद में ये सिलेबस यहाँ से शुरू हो जाता है 1907 से लेकर अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे 1916 तक, ठीक है। ये कांग्रेस के अंदर उदारवादी नहीं, किसका, क्रांतिकारी लोगों का दल था, मतलब जो उग्रवादी लोग थे उनका दल यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। तो उसका सिलेबस यहाँ से शुरू हो जाता है, 7 से लेकर 16 तक का सिलेबस जो है वो उग्रवादी आंदोलन का कार्यकाल है। इसके बाद में शुरू होता है गांधीयन फेज, ठीक है। गांधीयन फेज मतलब गांधी का समय शुरू होता है यहाँ से, और गांधी किस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अपने एक पूरे के पूरे रिजल्ट तक या फिर फाइनल एम तक लेके जाते हैं, उस पूरे के पूरे कार्यकाल को यहाँ से पढ़ना है। गांधीयन फेज शुरू हो जाता है 1917 से। 1917 से क्यों, क्योंकि गांधी का पहला आंदोलन है इस समय में 1917, और ये आंदोलन हम लोग पढ़ेंगे लगभग 1947 तक। तो ये गांधीयन फेज के आंदोलन 17 से लेकर 47 तक प्रॉपर तरीके से, मतलब गांधी ने जो जो आंदोलन किए, चंपारण से शुरू करके जो 17 में शुरू हुआ था चंपारण का आंदोलन, और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक, उन सारे आंदोलनों में गांधी की क्या भूमिका है, वो सारी की सारी भूमिका हमको यहाँ पे पढ़नी, ठीक है। इसके बाद में एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं हम लोग, और वो टॉपिक पढ़ लेते हैं कि स्ट्रगल थोड़ा बहुत देखेंगे बाय इंडियंस, भारतीयों के द्वारा संघर्ष फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है। आजादी के लिए भारतीयों के द्वारा संघर्ष। अब आजादी के लिए भारतीयों के द्वारा जब संघर्ष आएगा तो उसके अंदर तमाम वो चीजें आ जाएंगी जो चीजें यहाँ पे बच गई, जैसे जैसे भगत सिंह का नाम आप लोग यहाँ पे सुनोगे, भगत सिंह का नाम यहाँ पे नहीं आया था अभी, सुभाष चंद्र बोस का नाम यहाँ पे नहीं आया था, जवाहरलाल नेहरू का नाम यहाँ पे नहीं आया था, या और भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स जिन्होंने भारत की आज़ादी में सक्रिय भागीदारी ली थी, ठीक है। तो वो सारे के सारे लोग इस फेज के अंदर हम लोग कवर करेंगे। बहुत सारे क्रांतिकारी आंदोलन टाइम टू टाइम होते रहे जो गांधीयन आंदोलन से हटके थे, ठीक है। तो वो आंदोलनों की भी चर्चा करेंगे। ऐसा थोड़ी सारे आंदोलन अहिंसा वाले ही थे, अहिंसा वाले तो सारे सिर्फ गांधी के आंदोलन थे ना, गांधी के अलावा हिंसा वाले आंदोलन भी तो हैं बहुत सारे, जिसमें अंग्रेजों की हत्याएं कर दी जा रही हैं। तो ऐसे आंदोलन भी तो हमें पढ़ने हैं। वो आंदोलन जिन लोगों ने करे वो सारे के सारे आंदोलन हम इस फेज में कवर कर लेंगे। ये पूरा का पूरा फेज आपका यहाँ से यहाँ तक कवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये पूरा का पूरा 10 टॉपिक पढ़ाने से अच्छा मैं सिर्फ एक टॉपिक पढ़ाता हूँ और पूरा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाता है। ठीक है, सिर्फ एक टॉपिक पढ़ाते हैं और पूरा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाता है। बताओ क्या एक टॉपिक में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो सकता है? मैं सिर्फ एक टॉपिक पढ़ाऊँ पूरा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक टॉपिक। अभी हम लोग ने 10 टॉपिक की चर्चा करी ना, कि लगभग 10 टॉपिक हमें कवर करने हैं, और पूरा का पूरा सिलेबस 10 टॉपिक में कवर हो पाता है। और 10 टॉपिक भी ब्रॉड टॉपिक है, ऐसा नहीं छोटे मोटे टॉपिक। हाँ, हम क्या करते हैं, हम सिलेबस को उठाते हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ से इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय, बस ये एक टॉपिक है पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1757 से लेकर 1947 तक का पूरा सिलेबस, ठीक है।
एक टॉपिक और पूरा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव से शुरू करेंगे और 1947 तक लास्ट वाइसरॉय कौन है भारत का? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन तक आके खत्म कर दिया, है ना। और उस समय काल में जो जो घटनाएं जिस जिस समय में होती रही उन सारी घटनाओं की चर्चा करते चले। तो इससे क्या होगा, आपका पूरा सिलेबस इसी एक टॉपिक में कवर हो जाएगा, है ना। तो हाँ मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो गई, आज से शुरू हो गई, ठीक है। हाँ टॉपिक पहले भी चल रहा था, 2 दिन से चल ही रही है मॉडर्न हिस्ट्री, लेकिन हम लोग उसमें थोड़ा आगे चले गए थे। अभी एकदम इनिशियल से शुरू करें। हाँ आज बिल्कुल एकदम स्टार्ट से शुरू किया, ठीक है। तो जिन लोगों का भी अभी पीछे छूट उठ गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 1857 में विद्रोह एक बार फिर से क्लास में रिवाइज करा दूंगा, जब पूरे के पूरे फ्लो में जाते रहेंगे हम लोग, और उसके बाद में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म भी साथ में एक बार रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। लेकिन एक फ्लो से पकड़ के चलेंगे, तो एकदम स्टार्टिंग फेज से पूरा का पूरा लेके चलेंगे, ठीक। तो एक बार फिर से देख लो जो चीजें मैंने बताई। मैंने ये बताया कि आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ये पूरा सिलेबस जो कवर करना है उसकी हमने चर्चा करी, या जो रिसोर्सेज को आपको फॉलो करना है उसकी चर्चा करी। ज्यादा ध्यान आपको स्पेक्ट्रम की किताब के ऊपर देना जो राजीव भैया के द्वारा लिखी गई है, और क्लास के डिस्कशन में दीजिएगा, ठीक है। इस पे ध्यान देंगे तो आपका काम होता रहेगा। एनसीईआरटी वो बच्चे जरूर पढ़े जिन्होंने कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, बहुत मस्ट है, पढ़नी जरूरी है, क्योंकि सिर्फ प्रीलिम्स नहीं आपको मेंस भी लिखना है, और मेंस राइटिंग में उसकी लैंग्वेज डिट्टो काम आती है आपके। अगर आपने उस लैंग्वेज को अपने कॉपी के अंदर लिख के आए हैं तो एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काट सकता, इवन आपको उसमें प्लस मार्किंग देता है ना। तो वो इतनी अच्छी लैंग्वेज है, उसको बहुत आसान भाषा में बहुत बच्चों की तरह समझाया गया है, और आपको वही भाषा अपने एग्जाम में जाके लिखनी होती है। तो उसकी स्टडी जरूर कीजिएगा कि हमें क्या लिखना है। तो हम लोग इस सिलेबस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि भारत उस समय कैसा था, भारत की स्थिति उस समय कैसी थी जब ब्रिटिश राज हमारे ऊपर आया, ठीक है। उसके बाद में भारत में यूरोपियों का आगमन हो गया, यूरोपियों के आगमन की चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में स्ट्रगल अमंग यूरोपियंस, यूरोपियों के बीच में आपसी बहुत सारे संघर्ष हुए, और जो कि उनके संघर्ष के बाद में कुछ भारतीय शक्तियों से भी संघर्ष हुए, उसकी भी चर्चा करेंगे। उसके बाद में 1857 का विद्रोह है, उस विद्रोह के बाद में हम लोग देखेंगे कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म या सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन क्या है। उसके बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस या फिर राष्ट्रवाद का उदय 1885, ठीक। उसके बाद में फेज 1 और फेज 2 में इतिहास को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे एक उदारवादी दल है, इस फेज 1 को चाहे तो आप लिख सकते हो उदारवादी, और ये फेज 2 में आप लिख सकते हो उग्रवादी, ठीक है। तो उदारवादी और उग्रवादी ये 2 समुदाय में हमने इस पूरे के पूरे फेजेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद गांधीयन फेज देखते हैं 17 से 47 तक, और लास्ट में देख लेते हैं कि भारतीयों ने क्या संघर्ष किए होंगे भारत की आजादी के लिए, और जो भारतीय हैं जितने भी मिसलिनियस भारतीय लीडर्स हैं उन सारे लीडर्स की यहाँ पे चर्चा कर लेंगे, ठीक है। और इन सारी चीजों को हम लोग एक टॉपिक में कवर करते हैं, वो टॉपिक सिर्फ इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल या वायसराय, ठीक है। तो ये जो 1757 है बेसिकली बोला जाता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री शुरू यहीं से होता है, ठीक है। कहां से शुरू होता है? 1757 से, ठीक है। जैसे हमने बात की थी एंशिएंट हिस्ट्री की ना, एंशिएंट हिस्ट्री का कार्यकाल कब से कब तक बताया था हमने? बोला था 25 लाख बीसी से ये शुरू हो गया था एप्रोक्स, और कब तक चला था? 712 एडी तक, यही बताया था। 712 एडी तक मतलब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण, और मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद से भारतीय जो प्राचीन इतिहास था वो खत्म हुआ, और वहां से क्या शुरू हो गया? मध्यकालीन इतिहास शुरू हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो मेडिवल हिस्ट्री आपकी 712 एडी से शुरू होती है, और ये आपकी तकरीबन कब तक खत्म हो जाती है? 1206 अगर हम इसको लेकर, सॉरी कब तक खत्म हो जाती है? 1707 एडी तक खत्म हो जाती है, मतलब औरंगजेब का कार्यकाल यहाँ पे खत्म होता है, और साथ में मध्यकालीन भारत भी खत्म हो जाता है, ठीक है। अब 1707 और 1757 यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री को माना गया है 1757 से शुरू होती है और 1947 में खत्म हो जाती है। 7 से लेकर 57 तक का जो कार्यकाल है बीच के 50 साल का, ये 50 साल का कार्यकाल आपका दोनों फेजेस में आता है, चाहे मध्यकालीन में पढ़ लो चाहे आप इसको आधुनिक में पढ़ लो, वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं 50 सालों में भारत के अंदर मुगलों का डिक्लाइनेशन कैसे हो रहा है,
ठीक है, मुगल किस तरीके से इतनी बड़ी शक्ति विकसित होती चली जा रही है, भारत में यूरोपीय कैसे आते चले जा रहे हैं और यूरोपीय शक्तियां कैसे हमारे ऊपर मजबूत होती चली जा रही हैं, ये सब मॉडर्न में भी आ सकता है और मेडिवल का भी पार्ट हो सकता है। तो इसको चाहे कहीं भी पढ़ लो, एक ट्रांजिशन फेज है। तो बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से शुरू होता है? 57 से लेके 1947 तक शुरू होता है। लेकिन अगर 57 से पढ़ना शुरू करेंगे तो इतिहास की कुछ पुरानी चीजें हमको समझ ही नहीं आएगी। हमको यही समझ नहीं आएगा कि प्लासी के अंदर अंग्रेज लड़ क्यों रहे, है ना, ये कारण ही नहीं समझ आएगा। तो प्लासी के अंदर अगर अंग्रेजों की लड़ाई हो रही है बंगाल के साथ में, तो उसके पीछे कोई कारण लगा होगा। ऐसे थोड़ी हम सीधे वॉर को पढ़ना शुरू कर देंगे, है ना। तो वॉर से शुरू होता है, इसलिए हमको क्या होता है, बैकग्राउंड में थोड़ा समझना जरूरी होता है। तो बैकग्राउंड में समझने के लिए आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो बेसिकली यहीं से टॉपिक शुरू करने वाले हैं कि भारत के अंदर जिन शक्तियों ने आके अपना आगमन किया था, उन शक्तियों के आने से पहले भारत की स्थिति क्या थी और उन शक्तियों के आने के बाद भारत किस स्थिति तक पहुंच चुका था। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे इंडिया की पोजीशन यहाँ पे डिक्लेयर करने वाले हैं आज कि इंडिया की क्या पोजीशन या फिर स्थिति रही होगी जब यहाँ पे अंग्रेजों ने या फिर दूसरे आक्रमणकारियों ने अटैक किया होगा। ठीक है, तो अगर इन स्थितियों के ऊपर थोड़ी सी नजर डालने की कोशिश करें तो पहला पॉइंट तो हमको ये समझ आता है कि भारत के अंदर उस समय में रूल किसका था? मुगल, ये पता है। ठीक है, भारत के अंदर रूल किसका? मुगलों का रूल है। मुगलों के रूल की अगर बात करें तो ये रूल कब से शुरू हो गया था? 1526 से। 1526 एडी मतलब ईस्वी से शुरू होके कब तक चला है? हाँ, कौन सा 57? 1757 या 1857? ऑफिशियल रूल तौर पे तो मुगलों का रूल 1857 तक चला है ना। अगर ऑफिशियली देखा जाए, ऑफिशियली तो उनको जब हटाया गया गद्दी के ऊपर से तो बहादुर शाह जफर को 1857 में हटाया गया था जब विद्रोह हुआ था। तो इसको अगर ऑफिशियली देखा जाए तो 1857 एडी या फिर ईस्वी में इनका अंत होता है। ठीक, 1526 से लेकर 1857 तक लगभग 350 साल की ये जो पूरी की पूरी पावर है, इस पावर को, इतनी बड़ी पावर को डेवलप करने में जो योगदान था वो था बाबर का। किसका था? बाबर का। बाबर ने जब सर्वप्रथम भारत के ऊपर आक्रमण किया था तो बाबर एक हारा हुआ लीडर था। हारा हुआ लीडर मतलब वो लीडर था जो समरकंद या उज्बेकिस्तान, जगह सुनी होगी आपने, उज्बेकिस्तान का नाम सुना होगा। तो समरकंद या फिर उज्बेकिस्तान का जो इलाका है, उस इलाके के अंदर वहां पे रूल किया करता था। अब वहां से रूल करते करते क्या हुआ, उसको वहां से अपदस्थ करा गया, हटा दिया गया, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। इस वजह से वो भाग के ढूंढ रहा था कौन सी जगह ऐसी मेरे लिए सही है जहां मैं जाके शरण ले सकता हूँ। तो जब वो शरण लेने के लिए आगे बढ़ा तो उसे मुल्तान, सिंध जैसे इलाके दिखे जहां पे उसने देखा कि यहाँ तो पहले भी आक्रमण हो चुके हैं और मुस्लिम आक्रमणकारी पहले भी आ चुके हैं। जैसे मोहम्मद गौरी की बात करें, महमूद गजनवी की बात करें या फिर मोहम्मद बिन कासिम की बात करें। ठीक है, ये सब आपको मध्यकालीन में और डिटेल में समझाने को मिलेगा, हमें तो वहां समझाएंगे। फिलहाल इन आक्रमणकारियों को देखते हुए बाबर कहाँ चला आया? भारत की तरफ चला आया और भारत के अंदर आके उसने भारत में एक बहुत बड़े एम्पायर की स्थापना कर दी जिसको मुगल एम्पायर कहते हैं। इस मुगल एम्पायर को बाबर से लेकर औरंगजेब तक बहुत अच्छे तरीके से चलाया गया। बहुत अच्छे तरीके से मतलब इस एम्पायर को विघटित होने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है जब तक इन लोगों ने भारत पे रूल किया। मतलब 1526 से लेकर 1707 तक ये वो समय है जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी और 1526 में बाबर आ गया था, है ना। तो इस पूरे के पूरे कार्यकाल के दौरान ऐसा कभी नहीं लगा कि मुगल साम्राज्य विघटित हो जाएगा या खत्म हो सकता है। इस समय तो ऐसा और लगता है कि 300-400 सालों तक हो सकता है और मुगल साम्राज्य चल जाए, है ना। लेकिन 1707 के बाद में औरंगजेब की कुछ गलतियों की वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे मुगल एम्पायर का विघटन होना शुरू हो गया। मुगल एम्पायर का जब भारत के अंदर विघटन हो रहा था, मुगल रूल का जब विघटन हो रहा था, किसकी वजह से? औरंगजेब की कुछ नीतियों की वजह से। उन नीतियों के एक दो एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, जैसे कट्टरता, धार्मिक कट्टरता, उसके अंदर उस धार्मिक कट्टरता ने कहीं ना कहीं दूसरे समुदाय को उससे अलग कर दिया। सिख समुदाय, हिंदू समुदाय, जाट समुदाय और मराठा समुदाय, राजपूत समुदाय, ये सारे के सारे समुदाय उससे हट गए।
और हटने के बाद में औरंगजेब पूरी तरीके से अलग थलग पड़ा और दूसरे लोगों के प्रति कहीं ना कहीं एक धार्मिक कट्टरता ने उसे साम्राज्य के विघटन के लिए जिम्मेदार माना है। तो एक कारण यह था कि वो अपने साम्राज्य में धार्मिक कट्टरता को अपनाया हुआ था, तो साम्राज्य का विघटन होना शुरू हो गया, एक कारण। दूसरा कारण ये था कि उसने दक्षिण भारत की नीति को फॉलो कर लिया था, मतलब दक्कन पॉलिसी बोलते हैं जिसको, दक्षिण भारत। ये है दक्षिण भारत। इस भारत के ऊपर किसी भी व्यक्ति ने कभी भी रूल नहीं किया था नॉर्थ इंडिया में, है ना। नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें, अशोका को छोड़ दीजिए, वो जमाना अलग है, प्राचीन इतिहास की बात करें। लेकिन अगर हम लोग बात करें मध्यकालीन इतिहास में, तो मध्यकालीन इतिहास में इस दक्षिण भारत के ऊपर अभी तक कोई हिम्मत नहीं कर पाया था कि यहाँ पे रूल किया जाए। एक बस व्यक्ति था जिसने बहुत पहले हिम्मत की थी, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने एक समय हिम्मत की थी और वो यहाँ तक पहुंचा था, दक्षिण भारत तक, लेकिन उसके बाद वो भी छोड़ के चला गया। ठीक है, उसको समझ आया कि नॉर्थ और साउथ को एक साथ लेके चलना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे औरंगजेब ने क्या करा, अपने उत्तर भारत को छोड़ के कहाँ चला गया, दक्षिण भारत। मतलब वो चाहता था संपूर्ण भारत का राजा बनना, और उसने उत्तर भारत की नीतियों को छोड़कर दक्षिण भारत पर जब ज्यादा फोकस करना शुरू करा, तो उसने ज्यादा से ज्यादा पैसा बर्बाद करना शुरू कर दिया दक्षिण को जीतने के चक्कर में। और जब दक्षिण को जीतने में ज्यादा पैसा बर्बाद हुआ, ज्यादा पैसा बर्बाद होगा तो आर्मी भी ज्यादा बर्बाद होगी। नीचे आपने आर्मी को इतना लगा दिया तो नॉर्थ में कौन बचाएगा आपको, क्योंकि नॉर्थ से लगातार वेस्टर्न या पश्चिमी इलाकों से यहाँ पे अटैक होते रहते थे, इधर से, है ना। लोग किसी ना किसी फॉर्म में अटैक करते रहते थे, कभी फारस के लोग कर देते थे, कभी मंगोल अटैक कर दिया करते थे, कोई ना कोई अटैक करता रहता था। तो ये बात भारी पड़ गई औरंगजेब को। उसने जितनी भी धन दौलत मुगलों ने अपने जमाने में जमा करके रखी थी, वो सारी की सारी धन दौलत बर्बाद कर दी औरंगजेब ने दक्षिण की पॉलिसी। ठीक है, तो ये दो बहुत बड़े रीजन है जिसकी वजह से मुगलों का विघटन होना शुरू हो गया। अब आप मुझे एक बात बताओ कि भारत के अंदर एक शक्ति है मुगल, और जब मुगल का डिक्लाइन होना शुरू होगा तो कोई तो ऐसी शक्ति होगी जो भारत के अंदर ऊपर आएगी, है ना। एक शासक जाएगा तो दूसरा शासक तो आगे होगा ना तैयार कि भाई हम आगे बन के राजा बनेंगे या हम आगे चल के सत्ता को संभालेंगे। तो यहाँ तो मुगलों की हालत खराब है, और मुगल आगे चल के ना तो उनके पास खजाना बचा है, ना आर्थिकी मजबूत है, ना कोई इतना काबिल उनके पास राजा है जो अब सत्ता को चला पाए। तो मुगलों का तो हो रहा है इस समय विघटन। ठीक है, तो मुगलों के विघटन के समय में कौन ऐसी शक्ति है जो भारत के ऊपर अपनी पकड़ आके मजबूत कर रही है, कौन हो सकता है? मराठा हो सकते, वेरी गुड, मराठा हो सकते। इस समय मराठा सबसे ज्यादा कह सकते हो आप मजबूत शक्ति थे, मुगलों से भी मजबूत शक्ति थे, कि जिनको अगले भारत की बागडोर संभालनी थी। और ये बात लगभग तय थी कि 1707 में औरंगजेब के बाद में अगर कोई साम्राज्य के ऊपर रूल करेगा तो वो मराठा रूल होगा। ठीक है, अब ये मराठा रूल जब अपने आप को धीरे धीरे मजबूत कर रहे थे, एक समय आ गया 1760 का, 1760 का। अभी देखिए 1707 में ही मृत्यु हुई है, यहाँ तक जैसे तैसे मुगल शासक अपने आप को बचा के लाए। 1760 के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। वो प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई कि एक समय में यहाँ पे इस जगह पे जो कश्मीर है, इस कश्मीर में, और ये है दिल्ली का इलाका, इस दिल्ली में एक आक्रमण हुआ था कुछ समय पहले, 1739। कोई बताएगा? नादिर शाह का आक्रमण। ठीक है, वेरी गुड। नादिर शाह का आक्रमण हुआ था इस समय दिल्ली के ऊपर, और जब दिल्ली के ऊपर नादिर शाह का आक्रमण हुआ था तो वो दिल्ली को तो जीत गया था। दिल्ली को जीत के उसने क्या करा, अपने सूबेदारों को यहाँ बैठा दिया, और सूबेदारों को बैठाता हुआ कश्मीर गया, और कश्मीर में उसने जाके अपने बेटे को बैठा दिया। ठीक है, अपने बेटे को जाके उसने बैठा दिया कि जाओ तुम जाके यहाँ पे गद्दी को संभालो। तो ये गद्दी धीरे धीरे उसके बेटे के हाथ में आ गई। यहाँ पे जब इसके बेटे के हाथ में ये गद्दी आई, उस बेटे का नाम यहाँ पे है अहमद शाह अब्दाली। नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली के हाथ में कश्मीर का रूल है, और साथ ही साथ में पूरे फारस ईरान के ऊपर रूल किया करता था। अहमद शाह अब्दाली ने कश्मीर को छोड़ के अपने बेटे को बैठा दिया, जिसका नाम था तैमूर। ये तैमूर लंग नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये दूसरा तैमूर है। ठीक है, ये तैमूर किसका बेटा है? अहमद शाह अब्दाली का। तो अहमद शाह अब्दाली ने अपने पुत्र को यहाँ पे बैठा दिया, जिसका नाम है तैमूर। तैमूर कश्मीर की गद्दी के ऊपर बैठा हुआ है।
ठीक है। मुगल शासन कहीं ना कहीं इधर उधर किनारे किनारे से चल रहा है। दिल्ली भी धीरे धीरे मुगलों ने अपने संरक्षण में ले ली मराठों की मदद से। मराठा और मुगल इस समय लगभग साथ में कार्य करते थे, क्योंकि विदेशी शक्तियां कुछ आक्रमण हमारे ऊपर कर रही थी, इसलिए मुगल और मराठा मिलकर कार्य करना शुरू कर दिए। तो मराठों की मदद से मुगलों ने अपनी गद्दी वापस ले ली। ठीक है। इस समय मुगल शासक मोहम्मद शाह, ठीक है, कौन है? मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह इस समय मुगल शासक था, जिसको रंगीला रंगीला भी बार बार बोला जाता है, टाइटल में बताया गया। तो ये गद्दी जब मुगलों के हाथों में चली आई, इसी समय में ये पूरा का पूरा जो नीचे का इलाका है, यहाँ पे रहते थे मराठा। ये है ना महाराष्ट्र वगैरह का, राजस्थान का, ये जितना भी इलाका था पूरा, इसमें कौन लोग रहते थे? मराठा। अब मराठों को लगा कि मुगल इस समय कमजोर हैं, तो मुगलों की गद्दी को छीनने के लिए हमको क्या करना है? मुगलों से डायरेक्ट नहीं लड़ना है, पहले जो बाहरी शक्तियां उनको हटाते हैं। और बाहरी शक्तियों में कश्मीर इस समय किसके हाथों में? अहमद शाह अब्दाली जैसे लोगों के हाथों में। तो अहमद शाह अब्दाली से कश्मीर छीनने के लिए मराठों ने अटैक कर दिया यहाँ पे कश्मीर के ऊपर। ठीक है, कहाँ पे अटैक कर दिया? कश्मीर के ऊपर। जब मराठों ने कश्मीर के ऊपर अटैक करा, तैमूर जो यहाँ पे रूल कर रहा था, तैमूर अपनी जान बचा के जैसे तैसे यहाँ से भागा, क्योंकि मराठों ने जो आक्रमण किया था वो लगभग तैमूर की हत्या करने के लिए और कश्मीर पे अपना यहाँ पे शासन स्थापित करने के लिए किया था। और जब ये आक्रमण हुआ, ये आक्रमण होने के बाद में तैमूर भागता हुआ अपने पिताजी के पास पहुंचा और उसने पूरी की पूरी कहानी सुनाई कि मेरे ऊपर मराठों ने वहाँ पे आक्रमण किया है और मुझे कश्मीर छोड़ के भागना पड़ा। ठीक, अहमद शाह अब्दाली या नादिर शाह ये माने गए हैं पूरे विश्व के अंदर कि ये विश्व लुटेरे हुआ करते थे। इनका शासन सत्ता से लेना देना नहीं होता था, ये जहाँ जाते थे उसको लूटते थे और लूट के वापस चले जाते थे। ठीक है, इसलिए आपको ये स्टोरी आपने जरूर सुनी होगी कोहिनूर वाली। ठीक है, कि कोहिनूर अगर यहाँ से लेके चले गए थे तो ये अफगानी लोग थे, तो यहाँ से लेके गए, नादिर शाह का नाम जहाँ पे आता है। ठीक है, तो ये लोग जब लुटेरे थे, इसी बेसिस पे अहमद शाह अब्दाली ने जब ये कहानी सुनी, ये कहानी सुनने के बाद में उसने कश्मीर को वापस कंट्रोल में लेने की बजाय आक्रमण करने की प्लान कर लिया दिल्ली पे। उसने बोला मैं तो दिल्ली पे सीधा आक्रमण करूंगा, मुगलों के होते हुए मराठों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया कैसे, और मुगलों ने इन्हें रोका क्यों नहीं। ठीक, तो यहाँ पे मराठों ने खुद अपने आप को आगे बढ़ाया और उन्होंने बोला तुम्हारी लड़ाई हमारे साथ है, तो हमसे लड़ो आके, अगर तुम्हें वॉर ही करना है तो हमसे वॉर करवा के, हमने तुम्हारे बेटे को भगाया यहाँ से, कश्मीर तो हमने छीना है। तो उन्होंने मुगलों को साइड करके मराठों ने अपने आप को आगे कर लिया। ठीक है, तो मराठे जब आगे निकल के आए तो उसके पीछे दो बड़े कारण थे। एक तो बड़ा कारण ये था कि मराठे अपने आत्मसम्मान के बहुत पक्के थे। उनका मानना ये था कि अगर ये स्टार्ट हमने किया तो अंत भी हम ही करेंगे, है ना। दूसरी चीज उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि अगर मराठा पावर अहमद शाह अब्दाली को यहाँ हरा देती है तो मुगल खुद ब खुद आके सरेंडर कर देंगे मराठों के सामने और बोलेंगे तुम पावरफुल हो, तुम ही को पूरी की पूरी भारत की सत्ता हम दे देते हैं। ठीक है, तो लगभग ये दो बड़े रीजन थे जिसकी वजह से यहाँ पे ये लड़ाई देखने को मिलती है। अब यहाँ पे आता है समय 1761 का, और 1761 क्यों पॉपुलर है? पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, ये पंजाब का हुआ, रणजीत सिंह का शासन अभी थोड़ा सा पीछे आगे है और आगे, है ना। रणजीत सिंह के शासन पे आएंगे तब हम लोग 1800 पे पहुंच चुके होंगे और अभी बात चल रही है 1761, है ना। तो रणजीत सिंह 1809 के अंदर अमृतसर लाहौर की संधि को करेंगे, उसके बाद में करेंगे। फिलहाल अभी इसको समझ लेते हैं। ये हुआ क्या इसके बाद में कि जैसे ही यहाँ पे आक्रमण हुआ 1761 के अंदर एक युद्ध छिड़ गया, वो पानीपत की लड़ाई थी, जिस लड़ाई को बोला गया ये लड़ाई अफगान वर्सेस मराठा है। मुगलों का कोई भी लेना देना नहीं है इस लड़ाई से, मराठों ने खुद मुगलों को पीछे कर दिया। तो कौन सी लड़ाई है ये? अफगान वर्सेस मराठा। मतलब अहमद शाह अब्दाली सीधा किससे भिड़ गया? आगे मराठों से आगे सीधा का सीधा भिड़ गया। और यही कह सकते हैं मराठों की शायद सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से ये वाला जो रूल मराठा हम लोग बात कर रहे हैं कि मुगलों के बाद ये सत्ता किसके हाथ में आनी चाहिए? मराठों के हाथ में। ये सत्ता इसी वॉर के बाद में इनके हाथों से चली गई। मतलब 1761 में पानीपत की तृतीय लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने बुरी तरीके से मराठों को हरा दिया और इनके बाद में मराठों का लगभग अस्तित्व ही खत्म हो गया। ठीक है, अस्तित्व की बात करें तो ऐसा नहीं है कि मराठे बाद में नहीं बचे, मराठे की जनरेशन आज भी चली आई है, लेकिन हाँ मराठों को रूल करने वाला कोई ऐसा शासक नहीं बचा जो अब मराठा पावर को उतना
उतना स्ट्रॉन्ग तरीके से चला पाए। तो ये सत्ता ही पूरी की पूरी समाप्त कर दी गई किसके द्वारा? अफगानों के द्वारा या अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। पानीपत का तृतीय युद्ध बोला जाता है, एक बार मेंस में क्वेश्चन दिया गया था, पानीपत का तृतीय युद्ध ये डिसाइड तो नहीं करता कि भारत के ऊपर रूल कौन करेगा, लेकिन ये डिसाइड जरूर कर देता भारत पे रूल कौन नहीं करेगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन उन्होंने दिया था और कमेंट मतलब आप इस पर अपनी टिप्पणी कीजिए, इसके ऊपर आंसर लिखना था। वही आंसर में आपको इस वॉर के बारे में मेंशन करना था कि पानीपत का जब तृतीय युद्ध हुआ था, इस युद्ध के तहत प्रॉब्लम जो सारी की सारी क्रिएट हुई थी, उस वॉर की पूरी सिचुएशन आपको वहाँ मेंशन करनी थी। ठीक, तो सबसे बड़ी घटना जो इस समय में हुई, जहां मुगलों के बाद में जो पूरा रूल आना चाहिए था मराठों के पास में, वो मराठों के पास ना आके अभी कहीं भी नहीं आया। यहाँ पे हमें पता ही नहीं है रूल किसके हाथों में है। ठीक है, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है 1761 में रूल कौन करेगा। ठीक, यहाँ तक की बात क्लियर है। हमने बोला अगर मुगल भारत पे रूल नहीं करेंगे तो शायद मराठे करते, लेकिन मराठों का भी चांस खत्म हो गया, एकदम खत्म हो गया। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं। अब ऑप्शन क्या है हमारे पास में, भारत पे रूल कौन कर सकता है? यूरोपियंस। यूरोपियंस में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यूरोपीय शक्तियां ही उसके बाद में मजबूत शक्तियां बची थी। अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूं कि बंगाल क्या रूल कर सकता था? नहीं, बंगाल रूल नहीं कर सकता था। पूरे भारत पर रूल करने के लिए बंगाल के पास में ना तो इतनी आर्थिकी थी, ना ही इतनी राजनीतिक शक्तियां थी कि वो रूल कर पाता। अवध की बात करें, अवध खुद अपने में बहुत सारे मसलों में उलझा हुआ था, तो अवध भी रूल नहीं कर सकता था। ठीक है, अगर मैं बात करूं मैसूर क्या रूल कर सकता था? दक्षिण भारत को पूरा रूल नहीं कर पा रहा था, तो उत्तर भारत कैसे रूल कर पाता? तो मैसूर भी रूल नहीं कर सकता था। हैदराबाद के निजाम अपने आप में ही फंसे हुए थे, तो हैदराबाद के निजाम आके यहाँ पे रूल बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि हैदराबाद का निजाम का जो फेवर था वो अंग्रेजों की तरफ ज्यादा था। वो अपने आप को रूल करने से अच्छा अंग्रेजों को सरकार दे देते। ठीक है, तो हैदराबाद का निजाम तो खुद रूल नहीं करने आएंगे। मराठों का चांस तो अपने आप ही खत्म हो गया, यहाँ मराठास हमने खत्म कर दिया। इसके बाद में ऑप्शन बचे थे सिख, क्या भारत के ऊपर अगला शासन सिख करेंगे? लेकिन सिख बहुत ही सीमित शक्ति थी, सिर्फ और सिर्फ पंजाब के कुछ इलाके के अंदर सिख थे, और उसके अलावा कहीं पे भी सिख का कोई वर्चस्व नहीं था, उससे सिख शक्ति भी यहाँ पे रूल नहीं कर सकती। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो पॉइंट्स की अगर बात की जाए तो ये पॉइंट सारे के सारे ये स्वतंत्र राज्य हैं। क्या है ये? स्वतंत्र राज्य। स्वतंत्र राज्यों की अगर बात की जाए तो ये वो राज्य हैं जो मुगल सत्ता से विघटित हुए थे। मुगल सत्ता से क्या हुआ था? इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। ऐसे राज्य जिन्होंने मुगल सत्ता से खुद को स्वतंत्र कर लिया हो, ये सारे वो राज्य। ठीक है, अगर भारत के ऊपर कोई रूल करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएगा तो वो ऐसा राज्य तो नहीं होगा ना जिसकी मुगलों से दोस्ती हो, नहीं होगा ना। मुगलों से जिसकी दोस्ती है या मुगलों के साथ में जो पैरेलल रूल करके चल रहे हैं, तो वो क्या कभी मुगल को हटा के अपना रूल बनाना चाहेंगे? नहीं बनाना चाहेंगे। तो रूल कौन बनाना चाहेगा? ऐसे लोग बनाना चाहेंगे जिन्होंने मुगल सत्ता से अपने आप को अलग कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा था? मुगल सत्ता से अपने आप को अलग कर लिया था, मतलब अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इन्होंने बोला हम स्वतंत्र राज्य हैं, हमारा खुद का नवाब होगा, हमारा खुद का राजा होगा, हमारा खुद का पेशवा होगा, और आप मुगल साम्राज्य के जो लोग हैं हमारे साम्राज्य में किसी भी तरीके की कोई दखल नहीं देंगे। तो ये वो स्वतंत्र राज्य थे जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया था। इनमें से मराठास की बात कर ली, जो सबसे शक्तिशाली थे, वो भी जब रूल नहीं कर पा रहे तो और शक्तियां कैसे ही रूल करते, इसलिए वो भी रूल नहीं कर पाई। ठीक है, तो ये सारी शक्तियां रूल नहीं कर पाई। अब भारत का तो लगभग कह सकते हो ऑप्शन ही खत्म हो गया कि भारतीय कोई भी शक्ति किसी भी तरीके से भारत के ऊपर अब रूल कर पाएगी, खत्म हो गया। इसी समय में पैरेलल एक जो है भारत के अंदर कुछ यूरोपीय शक्तियां थी, जिसमें पहला नाम था पुर्तगाली। ठीक है, क्या नाम था? पुर्तगाली। ठीक, पहला नाम था पुर्तगाली। अब पुर्तगालियों का इतिहास तो बहुत पुराना है। पुर्तगालियों के इतिहास की अगर बात करें तो हम लोग ने देखा है 1498 में पुर्तगाली भारत आए, और 1498 में वास्को डी गामा के आने के बाद में लगभग इनका अस्तित्व 1600 तक सिमटता हुआ दिखाई देता है। 1600 ईस्वी तक लगभग पुर्तगाली भारत के अंदर समाप्त होते दिखाई देते हैं। जो वर्चस्व इनका दिखाई देता है वो लगभग 100 सालों का दिखाई देता है, और इसी समय में ये लोग अपने आप को समेट लेते हैं। पुर्तगाली के बाद में कौन आया? फिर डच की बात करें। ठीक, मतलब डच लोग इस समय में आए। डच की बात अगर करोगे तो आज का नीदरलैंड वगैरह का जो इलाका है वो डच। ठीक है, तो वो लोग डच है।
तो ये जो डच लोग थे, जब ये लोग भारत के अंदर आए, ये समय काल माना जाता है लगभग 1600 ईस्वी। कब? 1600 ईस्वी। अब ये लोग जब 1600 ईस्वी के आसपास जब भारत के अंदर एंट्री किए थे, और इन्होंने आके भारत में अपनी फैक्ट्री 1602 में खोल ली थी, और ये जब से एंट्री किए थे तब से इनका एक ही टारगेट था, और वो टारगेट था भारत के अंदर आर्थिक तौर पर अपना व्यवसाय करना। ये आर्थिकी में ज्यादा अपना इंटरेस्ट लेते थे। दो चीजें इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक तो इकोनॉमी कि हमारी आर्थिकी बढ़ी रहे, और दूसरी चीज इनका रिलीजन, जैसे तैसे अपने धर्म का प्रचार प्रसार होता है। ठीक है, तो दो चीजों के लिए भारत के अंदर आए, तो उसी के ऊपर फोकस करते रहे। तो क्या ये भारत में रूल करने की सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। इनका भी रूल का किसी भी तरीके का कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, इसके बाद में अंग्रेज है भारत के अंदर। कौन है? अंग्रेज। अब जब अंग्रेज भारत के अंदर आए, ये समय काल हम लोग मान के चलते हैं 1608 ईस्वी। ठीक है, 1608 ईस्वी में, क्योंकि पहले एक छोटी सी फैक्ट्री कह सकते हो या फिर एक ऑफिस खोला था इन्होंने भारत के अंदर, वहीं से इनके आगमन की शुरुआत मानी जाती है। ठीक, तो जब ये अंग्रेज भारत के अंदर आए, तो ये बहुत क्लियर टारगेट के साथ में आए, बहुत क्लियर टारगेट के साथ में आए थे, और इनका टारगेट साफ साफ क्या था? स्टार्टिंग फेज में ट्रेड करना, और ट्रेडर से धीरे धीरे बन जाना रूलर। ठीक है, ये एकदम अपने क्लियर ऑब्जेक्टिव के साथ में आए थे, और इन्हें भारत में ऐसी परिस्थितियां भी मिलती चली गई साथ साथ में कि जिसकी वजह से ये लोग अपने आप को रूलर बनाने में सक्षम हो पाए। ठीक है, तो ये तीन रूलर में अगर कोई अभी रूलर दिखा, हमें कौन दिख रहा है? अंग्रेज दिख रहे हैं, जो भारत के अंदर सत्ता को स्थापित करने के लिए आए हों। ठीक, इसके बाद बात कर ले अगर हम लोग, तो चौथा पॉइंट यहाँ पे अगर देखा जाए, तो यहाँ पे कौन है? डेन्स आए। ठीक है, कौन है? डेन्स है ये लोग। ठीक, डेन्स कहाँ के लोग हैं? डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क के लोग डेन्स होते थे। ठीक है, डेन्स लोग जब भारत के अंदर आए, तो डेन्स लोगों की भी अगर बात की जाए, तो इन्होंने भारत के अंदर लगभग 1616 में एंट्री की, और 1616 में एंट्री करने के बाद भारत के अंदर ऑलरेडी ब्रिटिश वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इस समय में ब्रिटिश अपने आप को मजबूत करते हुए दिखाई देते हैं। तो डेन्स उनके साथ उलझने से अच्छा क्या बोले कि हमें सिर्फ व्यापार करना है। अब चाहे व्यापार आप हमें यहाँ दे दो, या फिर व्यापार हमें चाहे साउथ एशिया के अंदर दे दो, कहीं भी दे दो, हम हर जगह व्यापार कर लेंगे। ठीक है, तो इन्हें व्यापार करना था, चाहे वो इंडिया के अंदर करें, चाहे फिर म्यांमार में चले जाएं, बांग्लादेश में चले जाएं, बांग्लादेश तो हमारा ही था, चाहे फिर श्रीलंका में चले जाएं। ठीक है, कहीं भी चले जाएं, फिलहाल इनको व्यापार से लेना देना था। तो व्यापार से लेने देने वाले व्यक्ति कभी रूल करने की अपने दिमाग के अंदर मंशा नहीं लेके आएंगे। तो यहाँ से डेन्स का भी ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद में अगली पावर है फ्रांसीसी, जिनको फ्रेंच बोला जाता है। ठीक है, फ्रांसीसी। फ्रांसीसी सत्ता वो सत्ता है जो 1664 में भारत के अंदर एंट्री की, और बहुत क्लियर ऑब्जेक्टिव के साथ में एंट्री की थी, और वो ऑब्जेक्टिव था ब्रिटिशर्स को भारत से भगाना। क्या था? ब्रिटिशर्स को भारत से भगाना, या ब्रिटिशर्स को भारत से हटाना। इन्होंने बोला हम अपना व्यवसाय भी करेंगे, हम धार्मिकता को भी प्रमोट करेंगे, लेकिन हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है ब्रिटिशर्स को भारत से किसी तरीके से हटाया जाए। और ब्रिटिशर्स को हटाने का मतलब आप लोग समझ रहे हो, सीधा सीधा क्या है कि भारतीय सत्ता को अपने हाथों में ले लेना। हाँ, तो दूसरी पावर अगर हम लोग बात करें, तो जो भारत पे रूल कर सकती थी, तो वो कौन थे? फ्रांसीसी थे। अभी तक इतनी सारी सत्ताओं में हमने सिर्फ दो सत्ता देखी जो मुगलों के बाद भारत के ऊपर रूल कर सकते थे। उसमें पहली सत्ता अंग्रेज है, और दूसरी कौन है? फ्रांसीसी। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी ये दो तरीके के लोग थे जो भारत के अंदर अपना रूल स्थापित कर सकते थे। अब ये दो बड़ी शक्तियां आपस में आके एक दूसरे से भिड़ जाएंगी। बाकी जितनी भी शक्तियां बीच में आई हैं, वो कुछ खास काम के लिए नहीं आई थी, सिर्फ और सिर्फ कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ में आई थी। वो ऑब्जेक्टिव उनके पूरे होते चले गए, वो अपना काम निपटा के यहाँ से चले गए। ठीक है, चलो अब उनकी भी बात कर लेते हैं। भारत के अंदर दो शक्तियां जिनको सबसे महत्वपूर्ण माना गया, एक फ्रांसीसी और एक अंग्रेज। ये दोनों शक्तियां भारत के ऊपर अपना रूल स्थापित करने के लिए काफी काबिल भी थी, और इनके पास उतनी मिलिट्री स्किल भी थी कि ये भारत में अपना रूल स्थापित कर सके। ठीक है, लेकिन फायदा मिल गया अंग्रेजों को। ठीक, अब हुआ क्या, देखो उसके थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की कोशिश और करो। मैंने आप लोग को बताया था अपने डेमो क्लास के अंदर कि व्हाई यूरोपियंस केम टू इंडिया, कारण क्यों यूरोपीय भारत के अंदर आए थे, है ना। ये क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था, और मैंने बताया भी था। आपको कौन कौन था डेमो क्लास में? यहाँ पे
3G बताया था। हाँ ऑटोमन एम्पायर ने ब्लॉक कर दिया था। अच्छा, और बस एक ही कार्य बताया था। हाँ वो वही है, ऑटोमन एम्पायर वाले ने वही वाला रीजन है जो आप बता रहे हो, वो एक कारण है, वो एक कारण है। पैसा कमाना और अपने धर्म का प्रचार, पैसा कमाना, धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये भी एकदम सही बात है। और कुछ पैसा कमाना चाहते थे, धर्म का प्रचार प्रसार। इंग्लैंड में थोड़ा औद्योगिक क्रांति हो गई थी ना, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति कब हुई? 1600 में हो गई थी। 1688 हाँ सनी, सनी बोल रहा है उसका। यूरोप के अंदर पहली बार जो औद्योगिक क्रांति हुई है वो 18वीं शताब्दी में हुई है ना। तो 1600 में तो हम बात ही नहीं कर सकते, 18वीं शताब्दी में तो औद्योगिक क्रांति हुई, पहले तो हुई नहीं। जैसे मैंने मेन रीजन यही है कि इससे पहले जो पोर्तुगीज लोग आए थे बाहर से व्यापार किया था, इसको जब अंग्रेजों ने देखा तो उनको देखा कि बहुत उनको कहीं कोना फायदा हो रहा है, तो उनके व्यापारियों को कहते हैं जिज्ञासा देखी हम भी इंडिया से व्यापार करेंगे। ये इसकी वजह ये थी कि इंग्लैंड लोग बाहर आए। नहीं वो मैं समझ रहा हूँ, आप जो कह रहे हो ट्रेड व्यापार एक मुद्दा है, जैसे इन्होंने बोला धार्मिकता का प्रमोट करने या व्यापार करने, वो भी मुद्दा है, वो वाली बात है। ठीक है, कई सारे कारण आपके ठीक है, कई सारे कारण जो लोग डेमो में नहीं थे वो लोग आज फिर से सुन लो। मैंने उस दिन एक कॉन्सेप्ट दिया था, वो कॉन्सेप्ट मैं हर बार देता हूँ, 3G का कॉन्सेप्ट। ठीक है, 3G जैसे अभी बोला भी था, तो 3G का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि 3G वो कॉन्सेप्ट है या वो फॉर्मूला है जिससे आप याद रख सकते हो कि पूरे यूरोपीय या विदेशी शक्तियाँ भारत के अंदर क्यों आ रही हैं। ठीक है, लेकिन ज़माना अपग्रेड हुआ है तो हमने अपना मेथड भी अपग्रेड कर लिया, हमने इसको 5G कर दिया। ठीक है, क्या हो गया, 5G का ज़माना चल रहा है ना, तो इसको 5G कर लिया जाए सबसे अच्छा। ठीक, तो देखिए अब एक एक जी करके समझ लेंगे, उससे समझ आ जाएगा कि ये सारी शक्तियाँ भारत के अंदर क्यों आ रही हैं। ठीक है, और ये सेल्फ डेवलप्ड फॉर्मूला है ना, तो इस वजह से इसको समझाना भी थोड़ा सा और आसान हो जाता है, तो आपके समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। तो इसके अंदर जो जी का फॉर्मूला है, जी के अंदर पहला जी आता है गॉड। ठीक है, अगर ये लोग भारत के अंदर आए तो इनका ऑब्जेक्टिव पहला था गॉड, मतलब ये भारत के अंदर आके गॉड को प्रमोट करना चाहते, धर्म को प्रमोट करना चाहते थे। जब भी हम गॉड लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, धर्म आ जाएगा, मतलब ये बेसिकली अपने धर्म को प्रमोट करने भारत में आए थे। तो पहला फॉर्मूले के जी जो है वो गॉड से मतलब है। दूसरा है ग्लोरी। ठीक है, ग्लोरी का मतलब क्या होता है, विजय, प्रतिष्ठा। अगर हम प्रतिष्ठा बोलते हैं इसको तो गलत है, कुछ नहीं है। ग्लोरी का मतलब प्रतिष्ठा, अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा या आत्मसम्मान को प्राप्त करने के लिए लोग भारत के अंदर आए। ग्लोरी, अब ग्लोरी जो है बेसिकली जो प्रतिष्ठा जो सम्मान है, अगर विदेशी पावर भारत के अंदर आकर सोचो रूल कर लेंगे तो फिर इनका सम्मान पूरी दुनिया में नहीं बढ़ जाएगा। जैसे अंग्रेज अमेरिका के अंदर जब रूल कर रहे थे तो पूरी दुनिया के अंदर उनका वर्चस्व था, है ना। इंग्लैंड सबसे पावरफुल स्टेट माना जाता था उस समय में, क्यों माना जाता था, क्योंकि अमेरिका के ऊपर रूल करता था, बाद में उसने इंडिया पे भी रूल करना शुरू करा। इसलिए जब ग्लोरी कैसे प्राप्त होती है, जब आप कुछ ऐसा बड़ा मुकाम हासिल कर लो, कल को आप IAS ऑफिसर बन जाओगे, ग्लोरी। ठीक है, पूरी की पूरी आपकी प्रतिष्ठा ही प्रतिष्ठा, सम्मान ही सम्मान है हर जगह। बस फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के मत बनना, ठीक है। जो मुद्दे चल रहे हैं आजकल वो बस ध्यान रखना, आगे चल के सब पकड़ लेता है, UPSC को सब पता है, ठीक है, वहाँ नहीं बच सकते। तो ग्लोरी, ग्लोरी दूसरा मुद्दा है कि ये प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए वहाँ पे पहुंचे। ठीक है, और तीसरा जो यहाँ पे मुद्दा था वो क्या था, गोल्ड। वेरी गोल्ड, मतलब गोल्ड का मतलब यहाँ से मान लो सीधा पैसा। ठीक है, धन को प्राप्त करने, पैसा प्राप्त करने, व्यापार करेंगे उससे पैसा मिलेगा, ये सब चीजें कहीं ना कहीं ये भारत के अंदर एंटर करते हैं अपने आप को इन सारी चीजों को गेन करने के लिए या अचीव करने के लिए। ये तो 3 फॉर्मूले हो गए। इसके अंदर जो अभी नया एडिशन हुआ है वो एडिशन चौथा ये हुआ है जियोग्राफिकल कंडीशन। चौथे जी का मतलब है जियोग्राफिकल कंडीशन। जियोग्राफिकल कंडीशन की अगर बात की जाए तो भारत एक ऐसा राज्य है जहाँ पे फसलों का उत्पादन,
ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में पूरे विश्व में पाया जाता है। अगर खेती के तौर पर देखा जाए तो हमारी ज़मीन सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है पूरी दुनिया के अंदर। तो अगर यहाँ पे ट्रेड या व्यापार नहीं चल पाया तो यहाँ क्या चल जाएगा? यहाँ चलो जमींदारी या फिर व्यापार जैसे सिस्टम तो चल ही जाएगा। तो जमींदारी व्यापार सिस्टम को इन्होंने बढ़ाने के लिए क्या करा था, एक ज्योग्राफिकल कंडीशन रख दी कि चलो वहाँ अगर व्यापार नहीं चला तो कम से कम हमारा ज्योग्राफिकल कंडीशन के बेसिस पे वहाँ हम जमींदारी कर लेंगे, किसानी कर लेंगे, या वहाँ के किसानों के साथ में मिलकर डील करके वहाँ फसलें इसलिए उगाना शुरू कर देंगे। तो एक ज्योग्राफिकल कंडीशन को भी देखते हुए भारत की तरफ है। ज्योग्राफिकल कंडीशन में आप ये भी समझ सकते हो कि भारत को अपनी ज्योग्राफिकल कंडीशन ही की वजह से एक समय में सोने की चिड़िया बोला जाता था, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा मसालों को उत्पादन करने वाला देश, सबसे ज्यादा कॉटन को उत्पादन करने वाला देश, सबसे ज्यादा सिल्क देने वाला देश, और ऐसे सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर हर तरीके का सोना और जेवरात देने वाला देश था। ठीक है, तो ऐसी ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से भी आकर्षित हुए सारे के सारे लोग। ठीक, पांचवा जो इसका रीजन है या 5G जो हम लोग बात कर रहे हैं वो पांचवा है गृह युद्ध। क्या है? गृह युद्ध। ठीक, 5G, 5th G क्या है इसमें? गृह युद्ध। गृह युद्ध को अगर हम लोग बात करें, समझने की कोशिश करें तो एक एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। एग्जाम्पल ये है कि मान लो ये इलाका जो था ये है पुर्तगाल का। ठीक है, इस पुर्तगाल के इलाके के अंदर ये पूरा जो इलाका है ये अरबिक लोग थे, और इसी नीचे के इलाके में एक एरिया पड़ता था तुर्की। ठीक है, जिसको हम लोग तुर्की बोलते हैं, ये तुर्की का एक इलाका नीचे पड़ा करता था। इस तुर्की के इलाके के अंदर एक बहुत बड़ा एम्पायर रहता था, जिस एम्पायर को बोलते थे ऑटोमन एम्पायर। क्या बोलते थे? ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर या फिर उस्मानिया सल्तनत करके जो विश्व इतिहास पढ़ोगे तो उसके अंदर ये मुद्दा आएगा, देखेंगे आप। तो इस तुर्की के अंदर एक सल्तनत रहती थी, उस्मानिया सल्तनत। इस उस्मानिया सल्तनत ने अपना पहले सबसे अधिकार किया अरब की कंट्री के ऊपर, और अरब के क्षेत्रों को इसने कंट्रोल कर लिया पूर्ण रूप से। जब अरब की कंट्रीज के ऊपर इसका कंट्रोल पूर्ण रूप से हो गया तो अरबी कंट्री से ये लोग आगे बढ़े, और इन्होंने पुर्तगाल या फिर यूरोप के रीजन के अंदर एक बहुत बड़ा एम्पायर रहता था जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा, रोमन एम्पायर। सुना? ठीक है, रोमन एम्पायर। तो इन्होंने क्या करा, यहाँ से निकल के तुर्की से अरब पहुंचे, और अरब से उस्मानिया सल्तनत ने रोमन एम्पायर को हरा दिया। रोमन एम्पायर सबसे प्रभावी, सबसे बड़े एम्पायर में काउंट होने वाला एम्पायर है, जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा ग्लोरी प्राप्त कर रखी है। और ऐसे एम्पायर को जब आप हरा दो तो ऑब्वियस सी बात है फिर आपका वर्चस्व क्या हो सकता है ना? ये तो वैसे ही हो गया वर्ल्ड कप में जैसे अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, है ना? वैसे वाला सीन हो गया। तो वही हो सकता है, उसकी ग्लोरी फिर कहाँ से कहाँ पहुंच गई होगी। तो यही हुआ कि यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर ने किसको हरा दिया? रोमन एम्पायर को। अब ऑटोमन एम्पायर ने जैसे ही रोमन एम्पायर को हराया, सारी यूरोपियन कंट्रीज की पावर धीरे धीरे उसके हाथों में चली आई, और जैसे ही उसके हाथों में आई, यहाँ रहने वाले पुर्तगाल के लोग, अगर सिर्फ पुर्तगाल के एग्जाम्पल लो, वैसे तो सभी यूरोप के लोग वहाँ परेशान होकर ढूंढना शुरू कर दिए दूसरी जगह, कि हमें दूसरी जगह मिल जाए जहां हम अपना रहन सहन जीवन जी सके और अपनी आर्थिकी को थोड़ा बहुत सही कर सके। इन सब की वजह से उनमें आपस में इतनी प्रॉब्लम हुई, पुर्तगाल ही की स्टेट की बात करें, वहां के लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर दिए, क्योंकि खाने की कमी हो गई। ठीक है, आर्थिकी पे ध्यान नहीं दिया गया वहां पे। ऑटोमन सिर्फ अपना रूल कर रहा था, वहां की आर्थिकी के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। वहां सत्ता सरकार जो होती थी उसके खिलाफ लगातार विद्रोह होते रहते थे। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? गृह युद्ध। ठीक है, तो ये 5G का कॉन्सेप्ट है। जो 5G अगर आप लोग याद रखोगे तो कोई भी विदेशी शक्ति अगर यहाँ पे आ रही है तो आने के लिए इन 5 कारणों को आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये 5 कारण हैं जिनकी वजह से कोई भी विदेशी शक्ति भारत के अंदर आई होगी या आकर्षित हुई होगी। ठीक है, अब इन सारी चीजों में इन 5 के ऊपर जिसने ज्यादा अमल कर लिया वो थे अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज जो थे उन्होंने बोला गोल्ड भी चाहिए, ग्लोरी भी चाहिए, गॉड भी चाहिए, ज्योग्राफिकल कंडीशन तो वहीं वहाँ रहेंगे ही रहेंगे जाके, और गृह युद्ध हमारे यहाँ जो कंडीशन है उससे पूरी की पूरी निजात भी मिल सकती है। तो ये पांचों की पांचों कंडीशन किसने अपना ली? अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों ने इसी का फायदा उठा के भारत के ऊपर अपना प्रशासन या रूल करना शुरू कर दिया। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। ये 5G वाला कॉन्सेप्ट।
अब जब ये सारी की सारी चीजें थी जिस वजह से यूरोपियन भारत के अंदर आए, इनमें से कुछ यूरोपियन ऐसे थे जिन्हें सिर्फ गॉड से लेना देना था। जैसे एक एग्जांपल डच का दिया मैंने आपको, वो गॉड से मतलब ज्यादा रखते थे, डेंस गॉड या फिर व्यापार की बात कर लो, व्यापार से मतलब रखते थे, ठीक है। फ्रांसीसियों की बात कर ले तो फ्रांसीसी हाँ वो शक्ति हैं जो लगभग अंग्रेजों को भगाने के लिए कुछ भी कर सकते थे भारत के अंदर। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी स्ट्रगल यहाँ से शुरू हो जाएगा। यहाँ तक की बातें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। हमने शुरुआत कहाँ से करी? हमने शुरुआत करी मुगलों के विघटन से, ठीक है। मुगलों का विघटन क्यों हुआ? औरंगजेब की वजह से शुरू हुआ। औरंगजेब ने कुछ ऐसी चीजें या पॉलिसीज अपना रखी थी जिसकी वजह से मुगल धीरे धीरे डिक्लाइन होते चले गए। मुगलों का विघटन होने के बाद में सबसे मजबूत शक्ति जो भारत में रूल कर सकती थी वो कौन थे? मराठा। मराठा रूल क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि अहमद शाह अब्दाली के साथ में पानीपत का तृतीय युद्ध देखने को मिलता है। अहमद शाह अब्दाली के साथ जो पानीपत का तृतीय युद्ध देखने को मिला, उस युद्ध के अंदर हमको ये पता चला कि भारत के अंदर रूल मराठा नहीं कर पाएंगे, है ना। कौन रूल करेगा ये नहीं पता, लेकिन मराठा तो रूल नहीं कर पाएंगे, ये बात हमें पता चल चुकी थी, ठीक। उसके बाद में हमने देखा फिर कौन जो शक्तियां जो भारत में रूल कर सकती हैं, तो हमें लगा कुछ क्षेत्रीय शक्तियां भी तो हैं जो स्वतंत्र हुई हैं मुगलों से, जैसे हैदराबाद है, बंगाल है, मैसूर है, अवध है या फिर पंजाब है, और भी कई सारी शक्तियां। तो ये शक्तियों को जब हमने एक एक करके आकलन करना शुरू करा तो हमें समझ आया मराठों के अलावा शायद कोई इतनी पावरफुल नहीं थी जो पूरे देश के ऊपर शासन अपना कर पाए, और मराठे भी कहीं ना कहीं खत्म हो चुके हैं, ठीक। तो फिर क्या दिखता है हमें? सिर्फ और सिर्फ यूरोपीय रह गए हैं भारत के अंदर जो भारत में अपनी सत्ता को स्थापित कर सकते हैं। अब उन यूरोपियों में भी हमने सारे यूरोपियों को देख लिया एक बार कि ये यूरोपीय भारत में किस किस मकसद के साथ में आए थे, और जिस मकसद के साथ में आए थे वो अपने अपने मकसद लेके हटते चले गए। लेकिन दो शक्तियों के अंदर अभी भी एक स्ट्रगल देखने को मिल रहा है, जो कौन कौन है? अंग्रेज और फ्रांसीसी। अब यहाँ से कहानी शुरू हो जाती है इनके स्ट्रगल की, या फिर ऐसे फेज की जहां से इसमें एक बड़ा संघर्ष दिखाई देता है, ठीक है। इस समय में अब समझ लेते हैं भारतीय स्थिति जिसकी हमने शुरुआत की थी कि क्या हो चुकी थी, ठीक है। यहाँ तक की कहानी हमने समझ ली। अब हम बात करते हैं भारतीय स्थिति क्या हो चुकी थी इस समय। तो बात करेंगे सबसे पहले इकोनॉमिक कंडीशंस, मतलब आर्थिक स्थिति क्या है इस समय भारत की। और जब हम लोग इस फेज की बात कर रहे हैं तो आप लोग ये समझिएगा कि हम लोग 18वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं, कब की? 18वीं शताब्दी, ठीक है। 18वीं शताब्दी का मतलब समझते होंगे आप लोग, 1701 से लेकर 1799, ठीक है। 18वीं शताब्दी का मतलब 1701 से लेकर 1799 तक। तो 1 से लेकर 99 तक का जितना भी कार्यकाल है उस समय में हम लोग बात कर रहे हैं कि इस समय में भारत की स्थिति क्या थी। जैसे पहला एग्जाम्पल ले लिया हमने इकोनॉमिक कंडीशंस। इकोनॉमिक कंडीशन मतलब आर्थिक स्थिति को अगर देखें और उसका आकलन करना शुरू करें तो इकोनॉमी अगर हमारी आर्थिक ही डिपेंड होती है तो सबसे ज्यादा किसके ऊपर डिपेंड होती है बताओ? कृषि के ऊपर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। सबसे ज्यादा डिपेंड करती है कृषि के ऊपर। तो एग्रीकल्चर या फिर कृषि हम जिसको बोलते हैं, कृषि की हालत इस समय क्या है उसको अगर थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो इस समय एग्रीकल्चर क्रॉप के ऊपर टैक्सेस लगातार बढ़ते चले जा रहे थे और उनका प्रोडक्शन जो था वो रिड्यूस होता चला जा रहा था, ठीक है। जब टैक्सेस बढ़ेंगे और प्रोडक्शन उत्पादन कम होगा तो कृषि को भारी नुकसान देखने को मिलेगा और ये कृषि का बड़ा नुकसान था। भारत पूरा का पूरा इस समय की अगर बात करें, ये जो समय काल है इस समय में अप्रोक्स 75% जनता सीधा सीधा कृषि पे डिपेंडेंट है। मतलब 75% लोग सिर्फ कृषि किया करते थे। कितना? 75% लोग सिर्फ कृषि किया करते थे। तो 75% इतना भारी जो जनसंख्या है जो सिर्फ एक कृषि के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर उसमें टैक्सेस में बढ़ोतरी दिखेगी और प्रोडक्शन कम होना दिखाई देगा तो एक सबसे बड़ा इकोनॉमिक लॉस है। और अच्छा ये क्यों हुआ? टैक्सेस बढ़े और प्रोडक्शन कम हुआ, ये क्यों हुआ? इसके पीछे अभी जो पुरानी कहानी सुनाई है वही जिम्मेदार है। जैसे एक कारण औरंगजेब है। क्यों है? औरंगजेब को पैसा चाहिए था क्योंकि वो उस बच्चन को जीतना चाहता था और वो ज्यादा पैसा लेने के चक्कर में ज्यादा टैक्स लगाना शुरू कर देगा, होगा ना। एक कारण औरंगजेब, तो एक कारण तो औरंगजेब हो गया। दूसरा कारण क्या हो गया? क्षेत्रीय शक्तियां जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। और जिन शक्तियों ने अभी अभी अपने आप को स्वतंत्र किया है इस समय काल के अंदर, वो शक्तियां अपने यहाँ के लोगों से ज्यादा टैक्स लेंगी शुरुआत में। क्यों लेंगे? क्योंकि उन टैक्स से वो अपने शासन को थोड़ा बहुत सेटल भी तो करेंगे। शुरू में पैसा चाहिए होता है ना कुछ भी करने के लिए,
तो वो टैक्स बढ़ाते थे उस समय और उसके थ्रू अपने शासन को स्थापित करने का कार्य किया करते थे। और क्या कारण हो सकता है? और कारण हो सकता है ब्रिटिश शक्तियों का आगमन हो चुका है इस समय। चाहे प्लासी की लड़ाई देख लो, या अभी आगे आप देखोगे बक्सर की भी लड़ाई इसी के अंदर, यही तो फेज है जहाँ पे ये सब चल रहा है। पानीपत की लड़ाई भी यहीं पे चल रही है, सब कुछ यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे जब देखा जाएगा तो इन सब की वजह से भी लगातार लड़ाइयाँ, युद्ध की वजह से भी प्रोडक्शन कम हो जाता था और टैक्सेस लगातार बढ़ जाते थे। तो एक कारण इकोनॉमिक कंडीशन खराब थी हमारी, उसका क्या था कि एग्रीकल्चर। सेकंड क्या हो सकता है? एग्रीकल्चर के अलावा हमारे यहाँ की जो आर्थिकी है वो किस पे डिपेंड करती है? प्राकृतिक संसाधन। जैसे हाँ? हमारे यहाँ की आर्थिकी अगर कृषि के अलावा किसी चीज पे डिपेंडेंट करती है तो वो चीज है ट्रेड, व्यापार। ठीक है, बचा हुआ समुदाय जो है 75% के बाद में वो डिपेंड होता था ट्रेड या व्यापार के ऊपर। ठीक है, लगभग 15% की जनसंख्या व्यापारी लोगों की थी और वो 10 से 15% के लोग अपना व्यापार यहाँ पे किया करते थे। ये 10 से 15% लोग अपना व्यापार सकुशल या अच्छे तौर पर तब कर पाते जब इनके लिए संसाधन या फिर जो रूट्स हैं वो ओपन होंगे। अब ये भारत के ही इलाकों के अंदर अपना व्यापार अगर करेंगे, माना उत्तर प्रदेश से गुजरात, गुजरात से कश्मीर या कश्मीर से फिर दिल्ली आ गए, तो व्यापार में कहीं ना कहीं उतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना प्रॉफिट गुजरात से ईरान भेजने में होता, जितना प्रॉफिट गुजरात से यूरोप की किसी कंट्री में भेजने पे होता। तो ये कहीं ना कहीं इस समय में व्यापार रुक गया। तो अगर हम बात करें तो जितना भी फॉरेन ट्रेड था कहीं ना कहीं या विदेशी व्यापार था, वो विदेशी व्यापार के ऊपर लगाम सी लग गई। और उस लगाम सी लगने का सबसे बड़ा कारण, जैसा मैंने बताया, इस पूरे समय काल के दौरान कई सारे युद्ध हो रहे हैं और इन युद्धों ने क्या करा, व्यापार को कहीं ना कहीं रोक दिया, है ना। तो व्यापार इस समय में रुका और ये व्यापार भारतीयों के हाथों से निकल के किनके हाथों में चला गया? विदेशियों के हाथों में चला गया। इस समय जो भारतीयों के हाथों में व्यापार था वो निकल के सीधे कहाँ चला गया? विदेशियों के हाथों में। तो ट्रेड के बेसिस पे भी भारत का लगातार व्यापार गिरता चला जा रहा था, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ ट्रेड जो था भारत का पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुका था। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड समझते हैं आप इसको कहते हैं? अर्थव्यवस्था थोड़ी बहुत पड़ी होगी तो समझ आता हो क्या होता है? व्यापार का संतुलन। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? व्यापार का संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड। उत्पादन ही नहीं होगा तो ट्रेड कहाँ से करेगा? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ बैलेंस ऑफ ट्रेड या उत्पादन, इसका संतुलन का सीधा सीधा डेफिनेशन। हाँ, विदेश की वस्तुओं को खरीदने के लिए हमको डॉलर को करना पड़ता है। तो भारत के पास जितनी मुद्रा है, इससे विदेशी वस्तुओं को कितने समय तक मिले उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी आपके पास कितना पेमेंट है, कितना बैलेंस है, जिससे कि आप तेल वगैरह जो होता है तो डॉलर में देते हैं, इसलिए आपके पास धन है, इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट बताया आपने, मैंने बैलेंस ऑफ ट्रेड पूछा। आपने जो बताया वो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो एकदम सही, वो एकदम सही है। मैंने पूछा बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब व्यापार का संतुलन। अभी इकोनॉमी पढ़ोगे ये सब शब्द बहुत इंटरेस्टिंग है, समझ रहे हैं? नहीं, आयातित वस्तु निर्यातित वस्तु के बीच में संतुलन होता है। हाँ, उससे बड़े हाँ, मतलब कम या ज्यादा नहीं देखते हैं यहाँ पे। वो ये होता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड का प्रॉफिट अगर आप बात करोगे तो वो होता है कि हम जो है आयात कम करें और निर्यात ज्यादा करें, तो वो प्रॉफिट में चला जाता है। लेकिन सिर्फ व्यापार के संतुलन की बात करें हम लोग तो आयात और निर्यात में एक संतुलन होना चाहिए। मतलब जो आयात कर रहे हैं वैसा निर्यात भी हमारा होना चाहिए। अगर इन चीजों में एक संतुलन है तो हमारा ट्रेड जो है या व्यापार जो है वो अच्छा होगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड विदेशों के साथ ही नहीं, भारतीय सीमाओं के साथ में भी हो सकता है। हो सकता है दो राज्यों के बीच में बैलेंस ऑफ ट्रेड देखा जाए, हो सकता है दो देशों के बीच में बैलेंस ऑफ ट्रेड देखा जाए। ठीक है, तो आर्थिकी के रूप में अगर देखा जाए तो हम लोग एग्रीकल्चर या फिर ट्रेड दोनों में बहुत पिछड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है। तो ये इकोनॉमिक कंडीशन यहाँ समझ आ गई कि भारत की स्थिति इस समय में क्या है। भारत जब अंग्रेजों के हाथों में जाने वाला था उससे पहले भारत की स्थिति आप लोग देख सकते हो ये लगभग हो चुकी है इस समय में। ठीक, आगे देखते हैं सर। हाँ व्यापारियों बारे में आपने बोला कि 3 फैक्टर मिलेंगे। हाँ पहला है विदेशी व्यापार में ग्राहक, हाँ और दूसरा है विदेशी व्यापारियों का भारत के बाजार पर प्रतिस्पर्धा करने की वजह से हाँ तीसरा आपका व्यापार संतुलन बिगड़ेगा। हाँ ठीक, हाँ एकदम परफेक्ट, बहुत बढ़िया, उसको वैसे ही मेंशन कर सकते हैं। ठीक, इकोनॉमिक कंडीशन के बाद में आ जाती है पॉलिटिकल कंडीशन। क्या हो गया, कोई दिक्कत? हाँ, राजनीतिक चर्चाएं कुछ कर लेते हैं। हमसे कर लो चर्चा, क्या हमसे बात कर लो, हम भी तरसते हैं कोई हमसे बात करे, लोग आपस में ही बात करें पड़े। हाँ हाँ ऐसा बोला तो क्या हो गया, तीनों गिलास करो तो नहीं लगेगी, सही बात है, उनके भी तैयार थोड़ी देर, अच्छी बात है, सारे गिलास करो तभी तो। यूपीएससी की तैयारी करने वाले व्यक्ति हमको क्या अधिकार नहीं होता है, कर्तव्य नहीं होता है, तो क्या कर सकते हैं? मतलब कैसे अधिकार? हमको सर 3 क्लास करने हैं तो मुझे इसको ध्यान रख सकते हैं। हाँ। ये सब प्राप्त करने से पहले, ये सब प्राप्त करने से पहले आपको वहाँ तक पहुँचना भी तो है, उसको पहुँचने के लिए आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, उन कामों का एक काम है ना। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए सारे राइट्स अगर आपको चाहिए तो अपनी ड्यूटी भी तो समझो। भारतीय नागरिक होने के नाते मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, आप भारतीय नागरिक होने के नाते अपनी ड्यूटी निभाइए और सामने वाला अपनी ड्यूटी निभाए, ठीक है। फिर आप, हाँ फिर आप अपने अधिकारों की बात करें। अगर ड्यूटी ही नहीं परफॉर्म कर रहे हो तो अधिकारों की बात कैसे कर सकते, है ना। तो ये तो आप समझते हो, अच्छे से समझते हो। यूपीएससी के छात्रों को ज़्यादा समझाना कहाँ पड़ता है, खुद इतने समझ रहा हो। चलो पॉलिटिकल कंडीशंस की बात करते हैं, राजनीतिक क्या क्या कंडीशंस इस समय में उत्पन्न हुई होंगी कि जिसकी वजह से, फिर ध्यान रखना हम लोग बात कर रहे हैं 1701 से लेकर 1799, ठीक है, इसी समय काल की बात कर रहे हैं। राजनीतिक कंडीशन की अगर बात करें तो सबसे पहली चीज आ जाएगा रूल, ठीक है, मतलब सत्ता, ठीक है। सत्ता किसके हाथों में थी या सत्ता का कंट्रोल इस समय में किसके हाथों में था, वो सत्ता की कंट्रोल को किस तरीके से इधर से उधर डामाडोल हो रही थी उसकी बात यहाँ पे की जाएगी। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें तो सबसे पहला इसके अंदर आ जाता है 1707, ठीक है। 1707 औरंगजेब के हाथों से सत्ता जाना, पॉलिटिकल सबसे बड़ा चेंज भारत में माना गया कि औरंगजेब के हाथों से सत्ता गई और इसने एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन उस समय भारत के अंदर कर दिया था। तो 1707 में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं औरंगजेब का कारण, ठीक है, या फिर साफ साफ लिख देगा औरंगजेब की मृत्यु। ठीक, 1707 के बाद में अगला जो इसके अंदर नया मोड़ आता है वो आता है 1739, 1739, ठीक है। पीछे भी बताया मैंने आपको क्या हुआ था इस समय, नादिर शाह का आक्रमण, और नादिर शाह के आक्रमण ने लगभग पूरी दिल्ली ही नहीं संपूर्ण भारत को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। ऐसा माना जाता था कि जब नादिर शाह ने आक्रमण भारत के ऊपर किया था तो दिल्ली की रोड के ऊपर लोगों ने निकलना बंद कर दिया था, और वो लोग इसलिए नहीं निकलते थे कि नादिर शाह के सिपाही उसको मार देंगे या फिर नादिर शाह के लोग उसकी हत्या कर देंगे। वो इसलिए नहीं निकलते थे क्योंकि लाशों की बदबू इतनी आती थी वहाँ रोडों पे, और लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन लाशों को वहाँ से हटा सके, है ना, क्योंकि नादिर शाह का वो ऑर्डर था। अब कोई विदेशी आके भारत के अंदर इतनी बुरी तरीके से कत्लेआम करता है, सिर्फ दिल्ली की गद्दी की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ दिल्ली के इलाके में इतना कत्लेआम हुआ था कि माना गया था कि उसने लगभग पूरे दिल्ली की 30% जनता को खत्म कर दिया था। ऐसा करके भी प्रमाण कई किताबों में लिखे हुए, तो इतनी बुरी तरीके से आक्रमण देखा गया। तो नादिर शाह के आक्रमण ने एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन भारत के अंदर किया था, जिससे मुगलों की कमर पूर्ण रूप से टूट गई। औरंगजेब के समय से तो टूटी थी, लेकिन अब पूर्ण रूप से लगभग टूट चुकी थी, ठीक है। 1739 के बाद में अगला जो हम लोग देखते हैं वो आता है 1760, 1760।
1760 में क्या हुआ था आपको पता है? बॉन्ड डिवोर्स कर लो, वेरी गुड। हाँ, बॉन्ड डिवोर्स, बॉन्ड डिवोर्स की लड़ाई हुई थी या बॉन्ड डिवोर्स का युद्ध आप लोग कह लो, ठीक है। बैटल ऑफ बॉन्ड डिवोर्स बोला जाता है, तो लड़ाई बोले 1760 में इस समय हाँ कर्नाटक वगैरह बोली। एक्चुअल में वो राज्य के लिए है कहीं ना कहीं, अगर आप बात करोगे उसमें भी हम लोग चलेंगे ना कर्नाटका में, तो कर्नाटका में चांद मियाँ हैं, वहाँ पे अलीवर्दी वाले हैं, ये लोग हैं जो रीजनल क्षेत्र के लिए लड़ रहे हैं। तो पूरे भारत में इससे परिवर्तन आएगा इसको नहीं कह सकते, ठीक है। तो वो रीजनल कहीं ना कहीं कारण में आ जाएगा। तो बॉन्ड डिवोर्स की लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? फ्रांसीसी और अंग्रेज, फ्रेंच एंड ब्रिटिश, ठीक है। अब मैं आपसे बार बार जो बात कर रहा था कि फ्रांसीसी और ब्रिटिश ये वो दो लोग थे जो जिनके बीच में एक कहीं ना कहीं सत्ता जो चल रही थी, आपसी स्ट्रगल चल रहा था कि हम दोनों में से कौन इस साम्राज्य पे रूल करेगा, ये तो चल रहा था। अब क्या हुआ, बॉन्ड डिवोर्स की लड़ाई में अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से फ्रांसीसियों को वॉश कर दिया, मतलब हरा दिया, खत्म कर दिया। बॉन्ड डिवोर्स की लड़ाई पॉपुलर इसीलिए है कि अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से फ्रांसीसियों पे अपना अधिकार कर लिया था और यहीं से फ्रांसीसी इस क्षेत्र को छोड़ के चले गए। ये अंतिम वॉर मान लो कहीं ना कहीं फ्रांसीसियों का अंग्रेज के साथ में था कि अंग्रेज अब पूरा अपना वर्चस्व यहाँ पे पूर्ण रूप से दिखा देते हैं कि अब सारी यूरोपीय शक्तियों में सबसे शक्तिशाली कौन है, वो अंग्रेज है। तो वो देखने को यहाँ मिल गया हमको, ठीक। 1760 के बाद में या फिर इससे पहले का एक दौर है 1757, वो प्लासी, ठीक है। क्योंकि इस समय से हम लोग वैसे शुरुआत करते हैं जो है मॉडर्न हिस्ट्री की, इस वजह से इस वॉर को हम जरूर लिख सकते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग कारण नहीं है प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई में तो सिर्फ इतना देखा गया है कि बंगाल पे विजय प्राप्त की गई है अंग्रेजों के द्वारा। इसके ऊपर बंगाल का युद्ध है, बंगाल के साथ लड़ाई है और सिराजुद्दौला इस समय बंगाल के नवाब थे। इन लड़ाइयों की चर्चा हम करेंगे जरूर, अगले क्लास के अंदर इसकी चर्चाएं होंगी, कौन कौन से बैटल्स हुए, लड़ाइयाँ हुई हैं। लेकिन इस लड़ाई में बंगाल की हार हो जाती है और बंगाल की हार के बाद पूर्ण रूप से बंगाल पे कंट्रोल जो हो जाता है वो ब्रिटिशर्स का हो जाता है। और जब ब्रिटिशर्स का इसके ऊपर कंट्रोल हुआ तो वो ऐसा नहीं है कि राजनीतिक तौर पर ही हुआ होगा, राजनीतिक आर्थिक हर तरीके से उन्होंने यहाँ पे कंट्रोल कर लिया था। मतलब पॉलिटिकल सत्ता तो अपने हाथों में ली, साथ ही साथ में सारा टैक्स जितना भी आता था वो सब टैक्स भी कौन वसूलने लगे, सब अंग्रेज वसूलने लगे। तो बंगाल की सत्ता को भी छीन लेना इस समय एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन माना जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में एक और जो है वो इम्पोर्टेंट है 1764, और ये प्लासी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको हम बक्सर की लड़ाई कहते हैं। बक्सर का युद्ध जिसको बोला जाता है 1764। 1764 में जब बक्सर की लड़ाई हुई थी, ये इतनी महत्वपूर्ण इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये लड़ाई शुरू तो बंगाल से हुई थी, लेकिन इसका अंत मुगलों पे जाके हुआ। और मुगल कौन है? भारतीय सत्ता पे काबिज लोग, ठीक है। भारतीय सत्ता पे काबिज लोग कौन है? मुगल। मतलब देखिए बक्सर की जो लड़ाई हुई थी वहां पे एक तरफ तो अंग्रेजों की टोली है पूरी की पूरी, दूसरी तरफ जो टोली थी वो थी इस समय बंगाल के नवाब की। शुरुआत बंगाल के नवाब से ही हुई थी। बंगाल का नवाब कौन था इस समय? सिराजुद्दौला अभी भी जिंदा है बक्सर में? मीर कासिम या मीर जाफर? मीर कासिम पक्का। पहले इन्होंने 1757 के बाद किसको नवाब बनाया था? मीर जाफर को बनाया था, और मीर जाफर को हटा के फिर किसको बनाया था? मीर कासिम को बनाया था। तो यहाँ पे 1764 तक, अभी ये पढ़ोगे आप लोग, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो लोग पढ़ोगे कि बंगाल में सिराजुद्दौला की हत्या के बाद में मीर जाफर को नवाब बनाया गया और मीर जाफर के बाद में मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। अब जब मीर कासिम गद्दी के ऊपर आए और उन्होंने रूल करना शुरू किया तो बक्सर में वो अकेले नहीं लड़ सकते थे। ये बात मीर कासिम ने कबूल कर ली। कबूल करके उन्होंने बोला कि मैं बक्सर की लड़ाई नहीं लड़ सकता अकेले, मुझे चाहिए कुछ और पावर्स की मदद। तो ये पहुंचे अवध के पास में। बंगाल के साथ कौन जुड़ गया? अवध। अवध में शासक था शुजाउद्दौला, ठीक है, वहां का नवाब था शुजाउद्दौला। तो एक शासक कौन जुड़ गया बंगाल के साथ? वो अवध जुड़ गया। अवध ने भी बोला कि ये तुम्हारे और हमारी लड़ाई नहीं, हम दोनों मिलकर इसको नहीं जीत सकते, इसके अंदर एक और सत्ता को ऐड करो जो है मुगल। अब इसके अंदर तीन बड़ी सत्ताएं हैं। एक बंगाल उस समय सबसे बड़ी सत्ता था, अवध सबसे बड़ी सत्ता है, और मुगल तो संपूर्ण भारत के शासक हैं।
ये बड़ी तीन सत्ताएं तीनों मिलके किससे लड़ रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी से। तीनों सत्ताएं मिलके लड़ने के बावजूद अंग्रेजों से हार गई। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी इस समय जीत गई, अंग्रेज इस समय जीत गए, और 1764 में इन सब के ऊपर जीत प्राप्त करना ही अंग्रेजों का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवर्तन है, क्योंकि बंगाल भी सीधा कंट्रोल में, अवध भी सीधा कंट्रोल में, और पूरे भारत की सत्ता जो मुगलों के हाथों में थी वो भी अब सीधा कंट्रोल में आ गई। तो 1764 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, वो ये हुआ। तो इस समय के राजनीतिक कंडीशन की अगर बात की जाए तो ये सारे के सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो तुम लोग हैविंग डाल लो बहुत देर से, अब मैं थोड़ा आराम कर लिखो। तो ब्रिटिश साम्राज्य, हैविंग डालनी है, ब्रिटिश साम्राज्य का उदय, ब्रिटिश साम्राज्य का उदय, और डैश लगा के इसके आगे लिखना भारत की स्थिति, भारत की स्थिति। ये पूरी राइटिंग है, सही से लिखा है तो सीधा सा भारत की स्थिति। हाँ, पहला पॉइंट देखो इसके अंदर आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति। अगर तुमने लिख लिया तो मैं लिख लिया। हाँ, इन लोगों ने लिखा नहीं ना, ये बदतमीज लोग। आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति में लिखना शुरू करो। पहला कारण लिखो कृषि, एग्रीकल्चर। सिर्फ पॉइंटर्स लिखा रहा हूँ, बाकी सब अपने आप लिखो। कृषि के अंदर ऐसे ही लिख लो जैसे सामने लिखा हुआ है, अगर तुम लोग समझ पाओ तो, और अब भी ना समझ पाओ तो घर जाओ। तो आ जाएगा ना समझ, है एग्जाम्पल देख के समझ आ जाएगा। हाँ लिखो, लिख लिया तुमने तो लिखा, लिखाओ। लिखो तो बैठी हो, कह रहा हूँ मेरी रेटिंग बहुत अच्छी, नहीं आ रहा समझ पूछो। लिखा है वहाँ एग्रीकल्चर, तुम लिखो कृषि, क्योंकि तुम हिंदी माध्यम से, ठीक, लिखो कृषि। कभी नहीं लिखा था, कभी नहीं लिखा, छठे क्लास में छोड़ दिया। रोमन बहुत लिखी है, रोमन भाषा लिखने का बहुत शौक, और ये रोमन का टच आ गया, गलती ये हो गई। रोमन सीखने का बहुत शौक था ना शुरुआत में, तो रोमन लैंग्वेज लिखा करता था, उसके चक्कर में अपनी हिंदी बर्बाद कर लिया। और राइटिंग का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है मेंस के एग्जामिनेशन में। जब मेंस की कॉपी चेक होती है तो उसमें 10-12 नंबर से जो मटेरियल होता था उसका कारण ये, ठीक है, तो ये कारण बहुत बड़ा होता है, इसलिए अपनी राइटिंग जो है सुधार लेना। तो वो राइटिंग के हिसाब से वही, और मैं इम्प्रूव भी नहीं कर सकता बाकी वो इसलिए मजबूरी में तुम लोग को पढ़ाना पड़ रहा है। कौन सी अच्छी लगी? अच्छी लगी, मेरे तो अच्छी लगी, कुछ तो अच्छा लगा। अब मतलब मैं अपना आंसर तुम लोग से चेक कर रहा हूँ। लिख लिया, ट्रेड लिख लिया, व्यापार दूसरी हेडिंग डाल दो, राजनीतिक परिवर्तन या राजनीतिक स्थिति।
हाँ ये आएगा क्वेश्चन, ऐसे पूछा भी जाए। दूसरा लिख लो राजनीतिक स्थिति, और राजनीतिक स्थिति में पहला पॉइंट बताओ सत्ता रोल, या पूरा लिख सकते हो तो सत्ता का परिवर्तन। हाँ 1761, हाँ बिल्कुल वो रहेगा, हाँ 1761 भी आएगा। यहाँ 1761 भी आ जाएगा, जो हम लोग बात कर रहे थे उसमें पानीपत के तृतीय युद्ध की, ठीक है वो भी इसमें। हाँ मुगल सत्ता का कमजोर होना, मुगल सत्ता का कमजोर होना, हाँ वो कारण आएगा। फिलहाल बक्सर पढ़ोगे तो बक्सर में वही लिखना। ठीक है, अब एक एक ईयर लिखो और ईयर के साथ डैश लगा के ये सब चीजें लिखते चलना, याद रहेंगे। 1707 में सबसे बड़ा परिवर्तन औरंगजेब की मृत्यु का हो जाना, जिसकी वजह से एक राजनीतिक सत्ता में बड़ा परिवर्तन आया। ठीक, 1707 के बाद में 1739 लिख लेना, नादिर शाह का आक्रमण, जिसने लगभग संपूर्ण दिल्ली को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था, जिसका इम्पैक्ट पूरे भारत पे पड़ा। ठीक, उसके बाद में 1760 वॉन्डीवॉश की लड़ाई, वॉन्डीवॉश की लड़ाई मेंशन कर देना यहाँ पे, फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स के बीच में, जहाँ पे ब्रिटिश विजय दिखाई देती है और फ्रांसीसियों का अस्तित्व खत्म होता दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद में 1757 मेंशन कर सकते हैं, प्लासी की लड़ाई, जहाँ पे सिराजुद्दौला को अपदस्त करके अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पे अपना संपूर्ण प्रभुत्व जमा लिया था। ठीक है, वहाँ फिर उसके बाद लिख देना 1761। ठीक, 1761 में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, 1761 में यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। शाह अब्दाली के आक्रमण के बाद में 61 के बाद में फिर 64 में ना बक्सर की लड़ाई, बक्सर का युद्ध, ठीक है हो गया ये सब लोग। ठीक है, करो जल्दी करो। तीसरा पॉइंट यहाँ पर मेंशन करो, सामाजिक परिवर्तन। सोशल चेंज, सोशल चेंज में यहाँ पे एक एक करके पॉइंट लिखना शुरू करो। सोशल चेंजेस क्या क्या समय में हुए, सामाजिक परिवर्तन इस समय में क्या हुआ। सबसे पहली चीज है चेंज इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस। धार्मिक परंपराओं में या फिर धार्मिक प्रैक्टिसेस जो भी होती थी उसके अंदर परिवर्तन। ठीक है, कैसा परिवर्तन और क्यों परिवर्तन। फिर 1701 से 1799 का समय काल देखो, और इस समय काल में अंग्रेजों का बढ़ता हुआ वर्चस्व देखो। ठीक है, अंग्रेजों के बढ़ते हुए वर्चस्व का मतलब भारत के अंदर क्रिश्चियनिटी प्रमोट होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्रिश्चियनिटी जो प्रमोट हो रही थी लगातार, इस क्रिश्चियनिटी का प्रमोशन यहाँ पे दिखाया जाएगा कि लगातार क्रिश्चियनिटी का या फिर ईसाई जो धर्म लगातार अपना वर्चस्व बढ़ाता जा रहा था, उसकी वजह से डिक्लाइनेशन होता चला जा रहा था हिंदू रिलीजन और मुस्लिम रिलीजन। डिक्लाइनेशन दिखा दो यहाँ पे इस तरीके से, और वर्चस्व कितना बढ़ता जा रहा है क्रिश्चियन। तो ये वर्चस्व बढ़ता जा रहा है और एक तरफ डिक्लाइनेशन हिंदू रिलीजन और मुस्लिम रिलीजन का होता चला जा रहा है।
सेकंड पॉइंट इसके अंदर मेंशन कर लो, रहन सहन में परिवर्तन, रहन सहन में परिवर्तन। वेशभूषा एग्जाम्पल लिख लेना उसके अंदर डैश लगा के, वेशभूषा, और वेशभूषा के अंदर कपड़ों से लेकर हर तरीके का श्रृंगार सब आ जाएगा। ठीक है, तो लोगों ने अपना पहनावा बदल दिया इनके इन्फ्लुएंस में आके, और पहनावे के साथ साथ में लोगों ने हर एक मॉडर्नाइज चीज़ों के ऊपर एडॉप्शन लेना स्टार्ट कर दिया। और मॉडर्नाइज से अच्छा अगर हम उसको वेस्टर्नाइज होना कहें तो वो ज़्यादा अच्छा वर्ड है। कल एक क्वेश्चन भी दिया था ना इससे रिलेटेड, मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो वो तो लिख ही लिया होगा आप लोग ने, चेक करा देना भी। ठीक, दूसरा पॉइंट इनके रहन सहन में परिवर्तन हो जाएगा। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, बताओ अब अपने हिसाब से बताओ क्या हो सकता है तीसरा पॉइंट। अगर सामाजिक परिवर्तन कुछ हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं सामाजिक परिवर्तन? हाँ, शिक्षा, गुड, और शिक्षा के अलावा हाँ, मतलब सामाजिक परिवर्तन में वो सारे रिलीजियस वो कहीं ना कहीं सोशल कस्टम्स हैं जो वो चेंज हो सकते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हो जो सामाजिक जो भी चीज़ें जो रीति रिवाज लोग फॉलो करते थे उनमें भी परिवर्तन दिखाई देता है। तो सामाजिक रीति रिवाजों में परिवर्तन, ये अगला पॉइंट इसमें लिख लो, सामाजिक रीति रिवाजों में परिवर्तन, चेंज इन सोशल कस्टम्स, सामाजिक रीति रिवाजों में परिवर्तन। ठीक, चौथा पॉइंट इसके अंदर बना देना जो बताया अभी, चेंज इन एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, शिक्षा में बदलाव। अब शिक्षा में बदलाव आप दोनों तरीके से मेंशन कर सकते हो। अगर आपसे यहाँ आलोचना करने को आ जाए तो आलोचना भी कर सकते हो कि उस शिक्षा से भारत को नुकसान भी हो रहे थे। अगर यहाँ पे ये आ जाए कि इसकी वजह से समाज में एक पॉजिटिव परिवर्तन हो रहा था कि लोग बाहरी शिक्षा लेके अब सम्मान करना सीख रहे थे, तो वो एक सम्मान की भी स्थिति यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो चेंज इन एजुकेशन सिस्टम। और कुछ और क्या हो सकता है? तो नहीं, इतना खास नहीं, इतना खास नहीं। और अंग्रेजों द्वारा भारतीय समाज पर शोषण, मतलब सामाजिक शोषण में कहीं ना कहीं चेंज देखने को मिला। और वो आप इसके अंदर लिख सकते हो क्या, रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, रिलीजियस प्रैक्टिसेस में जा सकते हो उसके बेसिस पे कि जब इन्होंने रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बेसिस पे जबरन धर्म का परिवर्तन करना शुरू किया, तो वो भी एक शोषण है। और अगर दूसरा कोई शोषण ढूंढने की कोशिश करोगे तो वो आर्थिक शोषण दिखाई देगा, है ना। अब वो आर्थिकी के अंदर हम लोग देख ही चुके हैं कि एक आर्थिक शोषण वहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन लगभग इतने सफिशिएंट, ये काफी है सामाजिक परिवर्तन में लिखने के लिए। तो ये बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन इस समय में देखने को मिलते हैं। सामाजिक परिवर्तन और धार्मिक परिवर्तन हमेशा पैरेलल चलते हैं। अब से अगर सामाजिक पूछे जाए और धार्मिक पूछे जाए या दोनों साथ में पूछ लिए जाए, आप सेम रीजन वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, क्योंकि धर्म किसका हिस्सा है, एक समाज का हिस्सा है, और हमेशा सामाजिक धार्मिक परिवर्तन एक साथ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये उस समय हम लोग बात कर रहे हैं कि जिस समय अंग्रेजों ने भारत के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करना शुरू किया था, उस समय भारतीय स्थिति क्या थी। उस स्थिति के कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने ये सारे के सारे रख दिए। तो ये बोला जाएगा कि इंडिया जो, अगर बात की जाए कि विदेशी लोगों ने आक्रमण किया, खास करके अंग्रेजों ने, तो उस समय भारतीय स्थिति का आकलन आप लोग करें अगर, तो आकलन करने के लिए ये चीजें सब आपको मेंशन करनी रहेंगी वहां पे। अब इसको अच्छे से क्वेश्चन लिख लो और अच्छे से आंसर इसका फिल कर देना। ठीक है, इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो, एक क्वेश्चन लिख लो। भारत में अंग्रेजों द्वारा, भारत में अंग्रेजों द्वारा शासन, भारत में अंग्रेजों द्वारा शासन
भारत में अंग्रेजों द्वारा शासन स्थापित करने से पूर्व भारतीय स्थिति का आकलन करें। भारतीय स्थिति का आकलन करें। भारतीय स्थिति का आकलन करें। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तुम लोग को लिखना है 150 शब्दों में, क्योंकि इसमें मैंने बहुत कुछ बता दिया और तुम लोग कुछ ज्यादा भी तो लिख के लाओ जिससे मैं नंबर काट। ठीक है, तो ये लिखना है कितने शब्दों में? 150 शब्दों के अंदर इसको लिखना है। और 150 में लिखने के लिए देखिए आंसर राइटिंग का सबसे बेहतरीन तरीका जो होता है, कल मैंने बहुत लोगों की आंसर कॉपी चेक की है, उन कॉपी के अंदर एक चीज़ का मिसमैचिंग बहुत दिखाई देती है। वो मिसमैचिंग ये है कि आप लोग आंसर को सही से भी फ्रेम नहीं कर पा रहे हो। फ्रेम ऐसे नहीं कर पा रहे हो कि आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि आंसर को लिखने में उसमें इंट्रोडक्शन में कितना पॉइंट लिखा जाए, आपको ये नहीं पता है बॉडी पार्ट में कितना पॉइंट लिखा जाए और कंक्लूजन में कितना पॉइंट लिखा जाए। जब भी आप आंसर राइटिंग करते हो तो 3 पार्ट में आंसर को डिवाइड किया जाता है। आइंदा से जो भी आंसर लिखो उसको इस तरीके से लिखना, 3 पार्ट में आंसर को डिवाइड करना है। पहला पार्ट उसका इंट्रोडक्शन है, मतलब उसका परिचय देना है आपको, जो भी क्वेश्चन है। ठीक है, परिचय देना है। परिचय देने के बाद में उसका आपको बॉडी पार्ट लिखना है, बॉडी पैरा लिखना है। बॉडी पैरा का मतलब जितना भी आपको रीजंस देने हैं, जो भी आपको निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स लिखने हैं, जो भी आपको बात करनी है, वो सब इस पार्ट के अंदर करते हैं। और लास्ट पार्ट होता है कंक्लूजन। ठीक है, मतलब हम उसको पूरी तरीके से कंक्लूड करते हैं। हमेशा फ्रेम इन 3 पार्ट में आंसर को किया जाता है। और इसमें एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखी जाती है, अगर ये क्वेश्चन 150 वर्ड में दिया गया है आपको, तो 150 वर्ड में आपको जो लिमिट की इजाजत है वो है 125 से 175 शब्दों की। अगर 150 शब्द में 125 से 175 ही शब्द आप लिख सकते हैं। अगर आपने इससे कम किए तो नंबर माइनस होना शुरू, अगर आपने इससे ज़्यादा किए तो नंबर माइनस होना शुरू। और माइनस होते हैं, ठीक है, मेंस में भी नंबर माइनस होते हैं। प्रीलिम्स में ही निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, मेंस में भी निगेटिव मार्किंग होती है, और वो इसी के बेसिस पे होती है। तो हमेशा आंसर को जब फ्रेम करो तो 125 से 175 से ज़्यादा मत करो। बहुत कम करना तो 125 में कर लो, ज़्यादा करना तो 175 कर दो। ठीक है, लेकिन इससे बचो। इतना अगर करना शुरू करोगे तो टाइम बहुत कम होता है, 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं। कोशिश करो कम वाले पे ध्यान दो, 125 में सारे क्वेश्चन निपटाते चलो। अब लिखना कैसे? जैसे ये इंट्रोडक्शन पैरा है, इंट्रोडक्शन पैरा के अंदर आप इसके अंदर जो शब्दों को लिखोगे, अगर ये 150 शब्दों का क्वेश्चन आया तो 150 शब्दों में से 25 से लेकर 30 वर्ड मैक्सिमम आप इंट्रोडक्शन में लिखो। 25 से लेकर 30 वर्ड किसमें लिखो? यहाँ इंट्रोडक्शन में लिखो। सेम कंक्लूजन का पार्ट है, ये 25 से लेकर 30 वर्ड यहाँ लिख दो आप कंक्लूजन के अंदर। बच गए आपके लगभग 100 वर्ड, है ना, 100 के आसपास वर्ड्स बच जाएंगे आपके। तो उन 100 वर्ड या 90 से लेकर 100 वर्ड्स को आप हमेशा बॉडी पार्ट में लिखेंगे। और बॉडी पार्ट जब भी लिखा जाता है, बहुत अच्छी ट्रिक ये है कि आप बॉडी पार्ट को हमेशा पॉइंट्स में लिखो, हमेशा पॉइंट्स में लिखो। कोशिश यही करो कि जितना पॉइंट्स में लिखोगे बॉडी पार्ट को, उतना आपकी मार्किंग अच्छी होगी। क्योंकि मैं जो अगर नंबर आपको बताऊं, ये क्वेश्चन अगर आपके लिए 15 नंबर का आया तो इस 15 नंबर में से 2.5 नंबर यहाँ का होता है, 2.5 नंबर यहाँ का होता है, और ये बचा हुआ 10 नंबर यहाँ का होता है। ठीक है, अब इन 2.5 और 2.5 में तो आप ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, कहाँ बढ़ाओगे? इसमें बढ़ाओगे। तो इसमें पॉइंट्स ही क्यों ना लिख दे 10, 1 से लेकर 10 तक पॉइंट लिख दिए सर। अब 1 से 10 तक जब आपने पॉइंट्स लिख दिए तो वो हर एक पॉइंट पे आपको नंबर देना शुरू करेगा, और वो हर एक पॉइंट पे जब नंबर देगा तो एक नंबर में से आधा तो देगा ही देगा। कितना भी काटेगा, अगर आपने थोड़ा बहुत भी ठीक लिखा तो 1 में से आधा दे देगा। उस हिसाब से आपके यहाँ पे 5 नंबर बन जाएंगे सिर्फ बॉडी पार्ट में। और 5 नंबर के बाद में इन दोनों को अगर 2.5 5 को मिला दिया जाए तो 2.5 नंबर यहाँ से भी मिल जाएंगे। और एक क्वेश्चन में अगर आपको 7.5 नंबर मिल रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है।
एक क्वेश्चन में अगर आपको 7.5 नंबर मिल रहा है, और अगर आपने पेटेंट लिखा हुआ है तो वो यहाँ पे 8 से 9 नंबर तक जाएगा। इससे ज़्यादा नंबर आते कि नहीं, कभी नहीं आते, ये मैक्सिमम नंबर होते हैं। ठीक है, तो 7.5 नंबर तो आपको इतनी आसानी से मिले जा रहे हैं, जो मैंने आपको तरीका बता दिया। इसी तरीके से अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करो, और जितने भी लोग लाइन वाली कॉपी पे या फिर उन सब पे लिख रहे हो, अभी से आदत डाल लो। ये एक कॉपी ले लो, A4 साइज की कॉपी नहीं, पेजेस ले लो, एक बंडल ले लो, शीट ले लो, A4 साइज में मार्जिन किया करो, इधर थोड़ा मार्जिन खींचो और इधर थोड़ा मार्जिन खींचो, ये 2 मार्जिन खींचा करो, और इन 2 मार्जिन के बाद में यहाँ से लिखना शुरू किया करो। इस तरीके से लिखना शुरू किया करो। राइटिंग आपकी जैसी है उस आधार पे आप लिखोगे, 150 वर्ड आपको समझ आ जाएंगे, लगभग 1 पेज ये और आधा पेज और, ठीक है, वो 150 शब्दों का माना जाता है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि वहाँ वो शब्द नहीं गिनेंगे बैठते आप, पैसा मिलता है हर कॉपी का, शब्द नहीं गिनने के लिए बैठे हुए हैं ना, तो जल्दी जल्दी चेक करेंगे ना, पैसा भी तो चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे वो आपको जिस हिसाब से आपने लिखा है वो 1.5 करने का एक आंसर मान के चलेंगे आपको। और इधर की जो लाइन है, इन लाइनों को छोड़ना इसलिए कंपलसरी होता है क्योंकि मार्किंग जो होती है वो इधर ही होती है, और आप उनकी मार्किंग के लिए जगह नहीं छोड़ोगे तो उसे गुस्सा आएगा, वो कहेगा जब मार्किंग दूँ, और जब मार्किंग नहीं दे पाएगा तो फिर आपका आंसर काटना शुरू करेगा, है ना। तो आसानी दो उसे, जितना आसान करोगे उसके लिए वो उतना खुश होगा। पॉइंट्स में कोशिश करो, जब भी पॉइंट्स बनाओ और आपके दिमाग में कुछ भी ऐसा आ जाए तो आपने तुरंत क्या करा, उसका डायग्राम बना दिया। क्या करा, डायग्राम। जैसे इंडिया की बात हो रही, इंडिया का एक मैप बना दिया, कोई लोकेशन दिखा दी इस तरीके से, और उस लोकेशन को वहां पे दर्शा दिया इस तरीके से। ये वर्ड्स में काउंट नहीं होगा कभी भी, ये वर्ड्स में काउंट नहीं होगा। तो मैंने बोला ना 175 से ऊपर नहीं जाना, तो डरना मत कि ये भी काउंट हो जाएगा। इस मैप में आपने जो कुछ भी लिखा होगा वो काउंट नहीं होता है, वो एक डायग्राम है, सिर्फ डायग्राम के बेसिस पे आप उसको बना सकते हो। जितना अच्छे डायग्राम अपनी कॉपी में बनाओगे, जितना साफ राइटिंग में लिखोगे और जितना अच्छे से प्रेजेंट करोगे, उतना ही अच्छा आपको मार्क मिलना शुरू हो जाएगी। मार्किंग अच्छे से मिले आपको मेंस में, वो ज़्यादा मैटर करता है। प्रीलिम्स तो ऐसे मेहनत करके पढ़ते रहोगे, निकल जाएगा। प्रीलिम्स कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होता है, मेन फैक्टर होता है मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना। ठीक है, तो वो करना बेसिकली। तो ये पैटर्न फॉलो करो, और जिन्होंने आंसर लिख लिया वो अपना आंसर मेरे को दिखा दो जल्दी से। ठीक है, थैंक यू सो मच।